अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 66 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का इधर देखें जी, इसके साथ लिखे होमवर्क। जिस पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी पेज पे है। पेज नंबर 369 पर क्वेश्चन 2 आपके होमवर्क में था, वो हमने क्लास में किया। आज एनी टाइम ज़ाया किया आज, ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए टॉपिक और पक्का हो जाए। कुछ एक दो बातें सीखी हैं, 2 साल की चेन इक्विटी बनानी सीखी है, बहुत सारी बातें थी इसके अंदर, जिसने इस टॉपिक को भी कंक्लूजन की तरफ पहुंचा दिया। 2-4 छोटी छोटी चीज़ों के अलावा प्लस IS 8 में जैसे चेन इक्विटी बनती है वो भी हमने तैयारी पकड़ ली है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 होमवर्क में करेंगे आप इंशाल्लाह, और क्वेश्चन बैंक 1 से क्वेश्चन बैंक 6 आप होमवर्क में करेंगे आज नहीं, मैं बताता हूँ कब चेक करूंगा। उसके बाद आपने सारे MCQs IS 1 ये चेन इक्विटी के ये करने हैं, और टाइमिथी वाला सवाल करना है। टाइमिथी वाला सवाल तो पता है आपको, प्रायोरिटी पे आ चुका है, वो तो आज करेंगे, वो उधार है, किसी ने नहीं किया तो। उसके बाद ये जो चेन इक्विटी का होमवर्क है, इसको आपने तोड़ के कर लेना है वैसे, क्योंकि कल भी आपका टर्म टेस्ट होगा, परसों भी होगा। कल है, कल नहीं है, परसों है। तो फिर संडे मंडे ये 2 दिन दूसरे FIR 1 ही कर रहे होंगे, तो आप उन 2 दिन में इसको बांट के कर लें। कुछ आज भी कर लें जो क्लास वर्क हो, ताकि ये रिवीजन में भी रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डी टर्म टेस्ट खराब भी ना हो। और ये होमवर्क, अब ये होमवर्क चेक किस दिन करूंगा? ये होमवर्क मैं मंडे को ही चेक कर लूंगा जी, क्योंकि आपने संडे को तैयारी करनी है ना इसकी, FIR 1 की, तो पहले इसको कर लेना ताकि ये होमवर्क पूरा हो जाए, फिर आप वो सवाल करना जो रहते हो, क्योंकि मैंने मंडे को चेक करना है। ठीक है ना? ये इसी की तैयारी का सवाल 7 नंबर का टर्म टेस्ट में मौजूद है आपके लिए, आगे वेलकम करने के लिए। ठीक है ना? तो उसकी तैयारी तो करनी है ना। तो यूं समझेंगे कि आपने जब, तो ये सैटरडे को जब टर्म टेस्ट दे लो, उसके बाद क्लास वर्क तो करोगे ना आज जाके, ये सवाल दोबारा कर लेना, रिवीजन हो गई। फिर कल का दिन है, आप पेपर तैयार कर लेना और टाइम थी वाला सवाल कर लेना, वो भी आज ही कर लेना सच्चा तो, जिन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर संडे पे ये जो क्वेश्चन बैंक 1 से 6 तक है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर मोबाइल फोन साइड पे रख के होमवर्क करो तो। ठीक है, ये संडे को कर लेना, और मंडे वाले दिन बाकी जो सवाल रहते हैं वो कर लेना, ट्यूसडे को टर्म टेस्ट के लिए तैयार हुआ। ठीक है, वो सवाल मैंने डिस्कस करके होमवर्क में दिए हैं, टेंशन ना लो, जो एडजस्टमेंट उसमें है कोई मसला नहीं होने वाला उनमें। ठीक है, शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, प्लीज बेटा चुप कर जाएं, फीमेल स्टूडेंट्स भी बेटा चुप कर जाए प्लीज। फॉर द ईयर, स्टेटमेंट इक्विटी बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। सोल्यूशन के अंदर दोनों साल की बनी थी 18 और 19, तो मैंने रिक्वायरमेंट बदल दी और मैंने कहा 2 साल की ही बनाएंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। ये ना लिखा होता तो सिर्फ 30 जून की ही बनानी थी, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है IAS 8, वो वाहिद टॉपिक है जिसमें चाहे कंपैरेटिव्स कहे चाहे ना कहे हमने बनाने होते हैं, वो वहां पर सिखाऊंगा। उसके अलावा किसी भी टॉपिक में आपने तब तक कंपैरेटिव्स नहीं बनाने जब तक वो खुद कहे ना। भाई कितने दिन आप आए नहीं हो, कहां थे? नहीं नहीं, कल तुम छोटे तो नहीं हो कि तुम नजर ना हो मुझे। मेरी तरह मैं छुट्टी करूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि छुट्टी हो गई है? परसों, और उससे पहले एक दिन है, उस दिन भी नहीं आए थे ना। फिर उससे पिछले दिन नहीं, उससे पिछले दिन नहीं, उससे पिछले दिन संडे था, उससे पिछले दिन क्या, कहाँ थे, यही पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं याद मुझे मैसेज। खड़े रहो ना जरा, इसका बैग रखवाओ यहाँ सीट पे यार। भाई यहाँ पे इसकी सीट पे बैग रखवा दो, यहाँ बैठता है, यहाँ 1.5-2 बंदे की जगह खाली करो ना, इसके लिए जगह, बैग रख लो और खड़े रहो। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट इक्विटी अगर वो इंक्लूडिंग कंपैरेटिव ना कहता तो सिर्फ 19 की बनानी थी, लेकिन मैंने अब रिक्वायरमेंट बदल दी है। मैंने ये सवाल के अंदर मिस्टेक समझकर इसको सही कर लो। ठीक है, 2 साल की इक्विटी हम बनाएंगे अभी। ठीक है, अच्छा, ये तो उसी वक्त आपसे पूछ के लिखना था, तुम्हें क्या हो गया। चलिए जी, अब असल में ना आज आपके साथ जो मेरी डिस्कशन है मेन, वो डिस्कशन ये है कि 2 साल की चेंज इक्विटी बनानी हो तो किस तरह से बनानी होगी हमें। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। पहले सवाल को ना गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस। आज ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एक बात बताऊं, आप किसी को बताओगे तुम्हें? ये सवाल दरअसल FIR 2 का है, लेकिन उसमें से मतलब की चीज निकाली गई है ट्रायल में से, क्योंकि जो अपने इनकम स्टेटमेंट बैठ जाए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी सीखी थी ना इंट्रो में, उसका फाइनल वर्जन जो कंपनी की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आता है, वो अब आपने FIR 2 के अंदर बनाना है जाकर।
तो ये सवाल वहां पर ही है, ट्रायल से ही आपको पता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती है, लेकिन स्टेटमेंट इक्विटी भी इसी का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट का। तो उसमें से मतलब का डाटा निकाला, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स एक दो बढ़ाकर इसको यहाँ पर डाला गया, ठीक है ना। तो जब आप FAR 2 में जाएंगे, अल्लाह करे इसी दफा चले जाएं, वैसे जो हालात और नीयतें आपकी हैं पता नहीं क्या करेंगे आप, तो उस किताब के अंदर आपको ये फुल फ्लैग ट्रायल मिलेगा जिसमें ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी, लेकिन इतनी तफसील नहीं होगी नीचे, बस सिर्फ एडजस्टमेंट है। आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका नंबर है ना, कौन सा भला 420, ये नंबर आपको वहां पे नजर आएगा एडजस्टमेंट में, तो फिर आपने याद करना है, हाँ ये बात तो हुई थी, ये लफ्ज भी लिखा होगा, ठीक है ना। बाकी तो शायद आपको सवाल याद रहे या ना रहे, ये ऐसी चीज है जो कभी इससे पहले इसके बाद आपको नजर नहीं आई होगी ना उधर आएगी, ठीक है ना, एक अजीब सी बात। खैर चले छोड़े। तो ट्रायल गिवन है, ठीक है, और ट्रायल गिवन है यकम जुलाई 30 जून 18 वाला, यकम जुलाई पर अकाउंटेशन गिवन है, शेयर्स गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, और एक राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर नाम की कोई अकाउंट उसने नया ही वजूद में लाया है, वो भी गिवन है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी, वो रिवैल्यू होगी, राइट शेयर्स इशू हुए, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड्स की बारिश है, ये सवाल है। अब सवाल को पढ़ा हमने, आपने तो पढ़ना है ना जी, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद शुरू कैसे करना है ये जरा देख लें, ये जरा मार्कर ब्लैक 2-3 दे दें। अच्छा जी, अब ये तरतीब बड़े ध्यान से देखनी है आपने, ये तरतीब हमेशा हमने फॉलो करनी है जब भी 2 साल की चेंजेस इन इक्विटी बनानी पड़े, IAS 8 में अक्सर बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, नाम है इसका MBL नहीं MPL, स्टेट पूरा लिखना है नाम पर्चे में आपने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, ये भी पूरा लिखना है, ये एज ऑन नहीं बनती जी, ये फॉर द ईयर एंडेड बनती है 31 दिसंबर 30 जून 2019, जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वो ये वाला ईयर यहाँ पर आ जाएगा 30 जून 19। तो स्टेप 1 क्या किया आपने, नाम शाम लिखा, और जो रिक्वायरमेंट है, कंपैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, तो 7 कंपैरेटिव बनाने ना, जो रिक्वायरमेंट असल में वो क्या है, 30 जून 19 की चेंज इन इक्विटी बना दो, लिख लिया हमने। अब जरा 1 मिनट रुक जाए, सब देख लें एक दफा, मैं फिर मिटा के दोबारा भी लिखूंगा। आपने यहाँ पर लिखना है एक दफा ओपनिंग बैलेंस, सवाल पढ़ा है, नजर आ रहा है, प्रॉफिट आना है, रिवैल्यूएशन की ट्रांसफर है, सरप्लस की ट्रांसफर आए, डिविडेंड्स हैं, तो 5-6 लाइनें काफी होंगी, ठीक है। ओपनिंग लिखा, फिर क्लोजिंग लिखा, और फिर एक बार क्लोजिंग लिखा ना, ओपनिंग दोबारा लिखना, फिर एक बार क्लोजिंग लिखी। स्टेप्स याद रखने, हमेशा ऐसे करना है, गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। क्या किया हमने, नाम लिखा, ईयर एंड लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, अब ये वाला ईयर एंड उठाकर लिखा आपने यहाँ पर 30 जून 19, तो फिर ये ईयर एंड क्या होगा 30 जून 18, और ये ईयर एंड क्या होगा 30 जून 17 कह दें या यकम जुलाई 17 कह दें, दोनों ही बातें सही हैं, एक ही बात होती है ना, ठीक है। तो क्या लिखना पसंद करेंगे, यकम जुलाई 17 लिखना पसंद करेंगे, बच्चे कह रहे हैं 30 जून 18, 30 जून 17 भी लिख सकते थे, 30 जून 17, 30 जून 18, 30 जून 19, वो भी ठीक था, ठीक है, समझ आइए बात। दोबारा देखें, क्या करना है जी, चेंज इन इक्विटी बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, किस साल की बनानी है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 की, 30 जून 19 यहां लिख लिया हमने। उसके बाद 2 साल की है ना, ओपनिंग क्लोजिंग और क्लोज, ठीक हो गया, आ ही जाएगा वरना मिटा लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो ईयर एंड ये लिखा पड़ा है, इसको उठा के आखिरी वाले क्लोजिंग के साथ लिखेंगे 30 जून 19, ठीक हो गया। उसके बाद ये 30 जून 18 का होगा फिर, और ये 30 जून 17 या यकम जुलाई 17 कह लें, एक ही बात, 30 जून 17 से अगला दिन यकम जुलाई 17 होता है ना, ये जुलाई जून वाला साल है ना, ठीक हो गया, और सही है। उसके बाद फिर आपने अपने कॉलम्स बनाने, ठीक है। तो ये तरतीब याद रखनी है। वैसे तो जब भी कभी 2 साल की चेंज इक्विटी बनेगी, मैं हर बार यही काम करूंगा, IAS 8 में जाके भी यही करूंगा, 2-3 बार वहां पर भी करेंगे ये काम, उम्मीद है याद हो जाएगा। इन 2-3 बार तो मैं सवाल करवाऊंगा क्लास में इस तरह से, वहां भी चेंज इन इक्विटी बनानी है, लेकिन वहां पे कुछ एडिशनल चीजें भी साथ ऐड हो जाती हैं, वहां पे पिछले साल का कोई एरर पकड़ा गया वो सही करने लग जाते हैं, वहां पे कोई चेंजिंग पॉलिसी होती है, चेंजिंग एस्टिमेट, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। बाकी यही है चेंज इन इक्विटी। ये सवाल सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि समझो IAS 8 की बुनियाद पड़ रही है, और इस टॉपिक को भी अच्छे से कंक्लूड कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है थोड़ी सी रीइंफोर्स हो जाएंगी, वरना तो आज आगे भी चल सकते थे अगर चलाना होता तो, ठीक है। लेकिन आज का दिन क्योंकि टर्म टेस्ट के अंदर यहाँ तक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ तक आपका सही मजबूत तैयार हो, ICAP अगर इतने सिलेबस में से पर्चा ले तो आप आराम से पास हो सके। ये आपकी अप्रोच नहीं थी टर्म टेस्ट के अंदर, अल्लाह ने टाइम भी बढ़ा दिया, वरना कल था, है ना, बीच में एक संडे आ गया तो 2 दिन मिल गए, तो मौजें हैं, वेव्स हैं, बस स्किल करनी है, ठीक है।
वही कह रहा हूं 2 दिन इसीलिए कहा है, 2 दिन संडे और मंडे ही कहा है, ठीक है ना जी। तो चले शुरू करें जी। अब सवाल में आते हैं तो नजर आ रहा है लैंड बिल्डिंग और कंप्यूटेशन, ये तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में जाते हैं, ये इक्विटी आइटम है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। फिर रीवैल्यू हुआ एसेट, वैसे तो सवाल पढ़ के ही आपने करना होता है। 2600 लैंड बिल्डिंग नजर आया, इसमें उसने कहा था कि लैंड और बिल्डिंग एक्वायर किए थे यकम जुलाई 13 को, पुरानी बात है। कॉस्ट 600 थी लैंड की, तो फिर 2000 बिल्डिंग की, और ये डेफिसिट सिर्फ बिल्डिंग की उन्होंने लिखा हुआ, नाम भी लिखा हुआ, तो आपको पता है बिल्डिंग ही डेफिसिट होती है, तो 2000 माइनस 400, ये 1600 पर पड़ी होगी इस दिन यकम जुलाई 17 पर, इस दिन ये 1600 पे पड़ी होगी और इस दिन ले गए 1800 पे, 18 समथिंग पे, इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, तो फिर एक कॉलम ये भी बनेगा। तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस तो हो गया। राइट शेयर्स वर इशूड एट 12 पर शेयर, फेस वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब प्रीमियम भी आ गया, तो 4 कॉलम तो ये हो गए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक हो गया। और जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट भी आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में थी नहीं सवाल में, मैंने पिछली क्लास में कर लिया सवाल, तो मुझे यकीन है कि नहीं थी, ठीक है। लेकिन सवाल में कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिला टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं लिखा हुआ तो लाजमी बनाना है उसके नंबर होंगे, समझ रहे हो। तो फिर 5 कॉलम्स हमारे बनेंगे। पर्चे में 5वें कॉलम को जरा खुली जगह पे रखना, हो सकता है कुछ चीज एडजस्टमेंट निकला हमें ना समझ आई हो, तो तंग तंग कॉलम भी बन सके, ठीक है ना। अब तरतीब फिर क्या बन रही है हमारे यहाँ पर, पहला कॉलम आ रहा है शेयर कैपिटल, दूसरा शेयर प्रीमियम, तीसरा रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, चौथा, अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस का दूसरा नाम मैंने कई बार बोला है, बताओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों ने ये बात याद रखनी नहीं है मुझे पता है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व पर्चे में आया हो तो आपको ये तो आउट ऑफ सिलेबस पर्चा आ गया सर, तो इसलिए मैं आज लिख रहा हूं यहां पर रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। सरप्लस ही लिखा करो आप, लेकिन एक सवाल में तो कम से कम लिख लो ना, ताकि आपको याद रह जाए, बवक्त जरूरत सनद भी रहे और काम आए, ठीक है। और आखिर में हमारा कॉलम टोटल का, ठीक है, रुपीज इन मिलियन भी लिख लें जी, कुछ तो खुद भी डाल लिया करें, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है जी, डन। अच्छा जी, अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। लैंड और एक्विजिशन तो इधर नहीं आनी इक्विटी के अंदर, शेयर कैपिटल का ओपनिंग 1200, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग 510, रीवैल्यूएशन सरप्लस पहली बार इसी साल आ रहा है तो ओपनिंग कोई नहीं है, और शेयर प्रीमियम पहले नजर नहीं आ रहा है, इसी बार आना है, तो उन दोनों का ओपनिंग सवाल में था। तो ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का ₹1200 है, रिटेन अर्निंग्स 510, ये दोनों कोई नहीं था, टोटल का कॉलम घर बनाना है, ठीक है, बना लाजमी है ना, इसके नंबर पर्चे में होने, लेकिन पर्चे में जब हाई कैप में बैठो तो पर्चे में बना के आना, ये ना कहना टोटल कॉलम घर बनाएंगे प्लीज। हाँ अच्छा जी, ओपनिंग आ गए जी, चल। अच्छा अब इसको बाद में पूरा करेंगे, मेरे ख्याल में पहले ना 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, फिर बस चेंजेस इन इक्विटी बनानी रह जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 13, द कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 600, इसका मतलब इस 2600 में से अगर 600 लैंड है तो फिर 2000 क्या है बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। ऑन यकम जुलाई 17, ये बैलेंस एक्यूमुलेशन का भी किस दिन का है, यकम जुलाई, यानी कि यकम जुलाई 17 तक की एक्यूमुलेशन है, और वो कह रहा है ऑन यकम जुलाई 17 अ प्रोफेशनल वैल्यूएशन फर्म वैल्यूड द बिल्डिंग्स एट 1840 मिलियन विद नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड, इसलिए वर्किंग सिर्फ बिल्डिंग की कर लेंगे, वरना कल वाले सवाल की तरह से अगर लैंड भी वैल्यू हो रहा था तो वर्किंग कर लेते, लेकिन कॉलम एक ही बनाया था, ठीक है ना। घर पे जाके क्लास वर्क वाला सवाल पहले कौन करता है, हाँ अच्छे बच्चों की निशानी है, बहुत जरूरी है, क्लास वर्क सबसे अहम होता है, ठीक है। अच्छा जी, द एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20 years and remaining life has not changed as a result of valuation, तो रिमेनिंग लाइफ चाहिए होगी हमें आफ्टर रीवैल्यूएशन, तो वो कितनी होगी, अगर यकम जुलाई 13 को हमने से खरीदा था तो यकम जुलाई 14, यकम जुलाई 15, यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 17, 4 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग। अच्छा लेकिन एक काम ऐसे मेरा दिल कर रहा है, लैंड बिल्डिंग बार एक्वायर्ड तो लिखा हुआ था कि हुई है, लेकिन डेट मिसिंग होती तो क्या करते, ईयर का फर्स्ट डे ज्यूम करते, देखो कैसी बात कर दी इसने, दिल करता है इसे क्लास से निकाल दूं और बाहर मैं भी निकल जाऊं साथ ही, और इसको मारूं कम भगाऊं ज्यादा। भाई अगर डेट ऑफ परचेज सवाल में मिसिंग होती तो बाकी देखो 1-2 सवाल में से किया था, बाकी देखो चीजें क्या क्या गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन गिवन है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है क्योंकि सवाल खामोश है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ गिवन है, तो एक साल की डेप्शन निकल सकती है और सारे सालों की डेप्शन पड़ी है तो सारे साल जो गुजरे हैं वो निकल सकते हैं। ऐसे किया तो 2-3 सवालों में। ठीक है, हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट है 2000, लाइफ थी एक्विजिशन पे 20, तो 2000 बटा 20 करो, कैलकुलेटर्स बाहर करो। मुझे पता है किसी ने 20 भी कह देना है, किसी ने 200 कह देना है, 100 है, 100 सिंपल। पिछली क्लास में कहा 1-2 ने जुबानी में आकर रहन दिया करो, इतने टार्जन नहीं हो, कैलकुलेटर यूज किया करो जी। 2000 बटा 20 100, एक साल की डिडक्शन है 100, आज तक की डिडक्शन कितनी है 400, एक साल की कितनी है 100, तो 400 बटा 100 करें तो कितना आता है 4 साल। तो यकम जुलाई 17 पर 4 साल डेप्रीशिएट हो चुका है, मतलब 4 साल गुजर चुके हैं। तो यकम जुलाई 17 पे अगर 4 साल गुजर गए तो यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 15, यकम जुलाई 14 और यकम जुलाई 13 डेट ऑफ परचेज यही बनती है। अगर ना होती तो निकाल लेते रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सवाल में ये गिवन थी, टेंशन ना लें। ठीक है, लेकिन पता तो होगा कभी मिसिंग हो जाए। ऐसे एक दो सवालों में किया भी था ये काम, फाइनल अकाउंट में नोट बनाते हुए। ठीक है, देखा तुमने क्या जवाब दिया, शर्म आनी चाहिए तो। अच्छा, तो रीवैल्यूएशन मेरे ख्याल से हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है जी। एक मिनट, रीवैल्यूएशन यकम जुलाई 17 को हुई है, ये ट्रायल 30 जून 18 का है, तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज तो हो चुकी होंगी। नहीं सर, देखो कल वाले सवाल में तो लिखा हुआ था ना कि रिवैल्यूएशन हुई है बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड अबव, यहां तो नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या अज्यूम करें, हो गई है, कर लें। आंखें भी तो अल्लाह ने दी, दिमाग भी तो दिया, बड़ी बड़ी निशानियां अकल वालों के लिए थी। अगर रिवैल्यूएशन हम कर चुके होते तो लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट ना होता, रिवैल्यूड अमाउंट पे होता। और अभी आपने देखा सरप्लस आया था, बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो अगर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो चुकी होती तो क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आता। तो अकल वालों के लिए तो बड़ी बड़ी निशानियां ये थी कि ये ट्रायल है, फाइनेंशियल थोड़ी है कि ये परेशानी हो। ट्रायल में तो अक्सर ऐसा होता था, ट्रायल में गिवन और एडजस्टमेंट को आप करना पड़ता था, ये वही काम है। तो रिवैल्यूएशन हुई है लेकिन अभी यहां पर इनकॉर्पोरेटेड नहीं। ठीक है, ये समझ आती है बात, दो निशानियों को देखकर बताया मैंने, कोई अजम्पशन नहीं ली, सिंपल सी बात है। अगर रिवैल्यूएशन हो गई होती इनकॉर्पोरेट तो बिल्डिंग्स कॉस्ट पे होती है या रिवैल्यूड अमाउंट पे, रिवैल्यूड अमाउंट पे। ठीक है, सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा था या ना नजर आ रहा था, नजर आ रहा होता। ठीक है, किसी को इससे कंफ्यूजन, इसका मतलब रिवैल्यूएशन की वर्किंग करने के बाद वो एंट्रीज भी हमें पास करनी पड़ेगी। हाँ वो अलग बात है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने बनाना नहीं है, वो दिमाग में करेंगे, पर इवन सरप्लस वगैरह तो है। ठीक है, तो शुरू करें वर्किंग, वर्किंग शुरू करें। तो वर्किंग नंबर 1 में डेट, डिस्क्रिप्शन, अब वर्किंग में रुपये मिलने लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। बिल्डिंग, लैंड की वर्किंग करेंगे, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो अब किस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, यकम जुलाई 17 पे। यकम जुलाई 17 पर बुक वैल्यू निकल सकती है। कॉस्ट कितनी है 2000, यकम जुलाई 17 तक अकोमोडेशन कितनी है 400, तो 2000 माइनस बिल्डिंग, लैंड को साइड पे कर दो, ठीक है ना, 1600। तो यकम जुलाई 17 कॉस्ट लेंगे, जरूरत नहीं है 2 स्टेप्स करने की। यकम जुलाई 17 पे डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखेंगे। कॉस्ट कितनी है 2000, अक्यूमुलेट एक्शन 400, तो बुक वैल्यू आ गई 1600। एंड वाले भाइयों ये नजर आ रहा है, ये मैंने लिखा है बुक वैल्यू 2000 माइनस 400 इज इक्वल टू 1600। कोने वाले भाई, इधर कोने वाले भाई नजर आ रहा है ये, नहीं तो नजर नहीं आ रहा, अगर तो सुन तो लिया करो ना, कम से कम मैंने बोला। अभी आगे सही कर लूंगा जरा साइज जी। अब यकम जुलाई 17 को ये एसेट क्या हो रहा है रीवैल्यू, तो एक लाइन खाली छोड़कर क्या लिखते होते हैं हम, रीवैल्यूड अमाउंट। प्रोफेशनल वैल्यू और फर्म ने वैल्यू किया बिल्डिंग को एट 1840 मिलियन, तो ये आ गया यहां पर 1840, तो 240 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, यानी ये अरोज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं वर्किंग एवे करूँ ना, यहाँ पे वर्किंग एवे इसलिए लिखता हूँ कि आप कहीं करने ना लग जाओ पर्चे में, ये टाइम लाया होगा। वर्किंग एवे क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाया था, वो दोबारा बनाता हूँ मैं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, लेकिन इसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें 2 चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। साल्स 2 हैं हमारे, 18 और 19। 30 जून 19 लिख देता हूँ और 30 जून 18 लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 19 और 18 भी काफी था वैसे, 30 जून 18। ठीक है, अब इस वक्त हम कौन से साल में खड़े हैं, 18 वाले साल में। ठीक है, 18 वाले साल में पता नहीं पैट कितना है,
अभी नहीं, अभी मैंने वो एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, तो पता नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, जो आएगा लिख लेंगे, ठीक है, वो लिख लेंगे, अभी उस एडजस्टमेंट पे नहीं ना पहुंचा, ठीक है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं वर्किंग एमए में। ये वर्किंग ना आपके दिमागों में बन जाएगी जब भी ये एडजस्टमेंट आप पढ़ा करेंगे, प्रॉफिट गिवन है, ये बनानी नहीं है पर्चे पे, कहीं बहुत जरूरत पड़ी तो मैं कह दूंगा सवाल में बना ले, ठीक है, जरूरत ही पड़ेगी इंशाल्लाह। ये वो नक्शा है जो हम परसों से लगे हुए हैं और अपने दिमाग में उठा रहे हैं, कल भी देखा, फिर कल सवालों में भी यही आया, आज भी आ रहा है। तो आइए 16 पे 20-21 लेक्चर लगते हुए तकलीफ हो रही थी आप लोगों को, अब हो रही है तकलीफ, उसने सुकून दिया। और ये बताओ कौन सा टॉपिक था जिसको इससे बचा पाए? आइए 16 के बाद 36 हुआ, मिक्स इसी के साथ हो रहा है, फिर 23 आया उसी के साथ ही था, 20 आया उसके साथ मिक्स था, 40 आया उस जैसा था साथ मिक्स था, फिर करेक्शन ऑफ एरर आया तो साथ ही था, आईएस ये वन सेवन इक्विटी आया तो रिवैल्यूएशन चल रही है, कल से देख लो, मुश्किल बात ही यही है। अब वहां की मुश्किल झेली हुई आज आसान कर दिया उसने आपके लिए। और आईएस 8 में भी ये रहेगा, विद करेक्शन विद रिवैल्यूएशन, फिर आईएस 7 में भी साथ है, कॉन्सेप्ट इसके चलेंगे, फिर एनपीओ में भी ये साथ ही है, रेशो में भी थोड़ा सा टच आ जाता है। अब मुझे बताओ, जो ये कहे कि सिर्फ 15 नंबर के लिए 20 लेक्चर लगा दिए, वो गलत नहीं? माना कि 15 से 18 नंबर का इसका प्योर सवाल भी आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो हर सवाल में ये घुसा हुआ है, तो क्या इतनी की वेटेज है इसकी? अब खुद देख लो, आपके सामने है, ठीक है, सही है ना? तो मेहनत रंग लाई हुई, आज फल खा रहे हैं उस मेहनत का जो आपने शुरू के दिनों में, जब नया नया जज्बा होता है ना, उस वक्त है, रोज का काम इस बार रोज करेंगे, होमवर्क भी करेंगे, टेस्ट भी नहीं मिस करेंगे इस बार, ये वो दिन की बात है जब आपने IAS 16 किया है, ठीक है ना? वो तो जज्बा होता है 10 दिन पहले, 15 दिन। ले जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, कितना है जी? 240। ये जो एंट्री, आप एंट्री बोलो, एंट्री बिल्डिंग एंट्री बोलो, 240 की एंट्री बोलो, ऐसे डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। दिल को ठंड नहीं पहुंचाई आपने, पूरा आप अगर ओसीए का लफ्ज बोलते तो वो ठंडी हवा का झोंका आ जाना था जिसने मेरे दिल को ठंडा कर देना था, लेकिन आपने ज्यादती की, आपने पूरी एंट्री नहीं बोली। बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, इन क्रेडिट वालों इन ओसीआई बीच में फिट करो, ठीक है, परसों से लगा हुआ इस बात पे मैं। तो जब सरप्लस अरोज हुआ है, आया है या माइनस भी हुआ है, सरप्लस हिट हुआ है रीवैल्यूएशन के दिन, वो दिन की रीवैल्यूएशन की एंट्री को ओसीआई में आपने फेंकना होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो जी। तो वहीं का वहीं बेचारा रह गया, 240, ठीक है। नेक्स्ट, चले जी, ये तो ऐसे ही वर्किंग एमए थी, ठीक है, ये थोड़ी करनी है। आगे चलते हैं, हम 30 जून 2018 पे आएंगे और हमने इस एसेट को क्या करना है, अब होगी रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रीशिएट, और होगी रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ की बात पहले कर चुका, 20 साल ओरिजिनल लाइफ थी, यकम जुलाई यहां पे खड़े होकर निकालते थे ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर निकालते थे ना रिमेनिंग लाइफ। याद आ रही है सारी बातें, भूलने ही नहीं दी हमने, हमने नहीं भूलने दी, नहीं हमारे सिलेबस ने नहीं हमें भूलने दी ये बातें, हर जगह तो ये मौजूद रहा, ठीक है जी। तो 16 साल और नशर करो, 240 बटा 16, 115 और 15। सिर्फ एक चीज छोटी सी थी, इन ओसीआई वाली जो पेंडिंग थी, जिसकी वजह थी इसका ना बना होना, जब वो बन गया तो ये भी समझ आ गया, ठीक है जी। बुक वैल्यू 1725 और 225। उसके बाद 30 जून 19 का साल भी हमने बनाना है, ठीक है ना? हाँ, सिर्फ डेप्शन आएगी, और देखो बच्चे में टाइम क्यों जाया करें, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला दोबारा लिखने की भी जहमत नहीं करेंगे। 115 पर्चे में चाहे ये लिखते ही ना जबानी कर लेते, हाँ जी बस यही तो करनी है ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है, लेकिन मैंने वर्किंग जरा पूरी कर दी। 1610 ते मैनू 10 210 बुक वैल्यू 30 जून 2019, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, वो एंट्री, ये एंट्री तो आपने कर दी थी, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, इसकी एंट्री बोलो 15 की, सरप्लस इन ओसीआई। यहाँ ओसीआई का, यहाँ ठंडी हवा का रोकना जरूरी था, मुझे ठंड लग रही थी, ओसीआई को ना बोलना जरूरी था, ठीक है। तो दूसरी जो ट्रांसफर की एंट्री होती है उसमें रिवेंस सरप्लस का डेबिट होना ओसीआई में नजर नहीं आता, ठीक है, ओके सही। चलें करते हैं पोस्टिंग इसकी, ठीक है, जब सवाल आप पूरा कर लेंगे तो, ठीक है ना, एक ही बार कर लेंगे ये सारा काम, ठीक है। वर्किंग हो गई, को मसला तो बताएं, ये गलती क्या की है तुमने, ये जो है लाइन नीचे लिख दी, तो फिर इतना गंद क्यों मारा है? याद रहेगा, ये देखो ना, देखो अब ये गलती हो गई, ये 200 गलत लिखा गया, एक साफ सुथरी लाइन लगाओ और 220 ऐसे लिख लो, ओवर राइटिंग से नंबर कटते हैं, ये करने की तो जरूरत नहीं होती है, ये सफाई फाड़ दो जी। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, जस्ट पोस्टिंग इज रिमेनिंग, कर लेते हैं। नंबर 2, राइट शेयर इशूड, चलो जी आ जाओ भाई, अपना काम करिए। राइट शेयर्स वर इशू, डेट शेयर देख लेंगे, वो तो चेंज इक्विटी में आएंगे तो मसला आएगा ना, वो डिविडेंड्स की डेट के बाद प्लॉट करके देख लेंगे, फिलहाल तो राइट शेयर्स इशू हुए हैं, तो अपनी वर्किंग पे तो आए। वर्किंग नंबर 2, वो तो वर्किंग है ना जी, राइट इशू जी भाई, कहां पे 18 आएगा,
सही है यार जी, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स immediately, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। ठीक है जी, राइट इशू से इमीडिएटली पहले कितने शेयर्स थे, तो उसके लिए हम जाया करते हैं शेयर कैपिटल के बैलेंस की तरफ। ये रुपीस में गिवन होता है और सवाल से ढूंढते हैं फेस वैल्यू। तो 1200 रुपए का शेयर कैपिटल है और वो कह रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर है ₹10 ईच, फुल्ली पेड पार्टली पेड। ये अब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे, फिलहाल छोड़े इसको। ठीक है जी, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो 1200 रुपीस 1200 मिलियन का शेयर कैपिटल है। रुपीस 1200 मिलियन का शेयर कैपिटल है। हर शेयर 10 रुपए का है, तो शेयर इमीडिएटली बिफोर राइट इशू कितने? 120 मिलियन शेयर। भाई शेयर नहीं, 120 मिलियन शेयर। अपनी तरतीब से हम सुकून से खामा खरामा चलते जा रहे हैं जैसे सीखा हुआ। स्टेप 2, नंबर ऑफ राइट यानी न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड। ये निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ये बैलेंस, जितने शेयर्स थे 120 मिलियन शेयर्स इनटू परसेंटेज। मुझे नजर नहीं आ रही, राइट शेयर्स कितने परसेंट, यूं लिख देता 1 for 5, 2 for 4, या परसेंटेज दे देता तो हम निकाल लेते परसेंटेज कि कितने शेयर्स। बताओ तो सही कि कितने वाले थे। पहले शेयर 120 मिलियन थे, नए कितने इशू किए, कहीं पे सवाल में ये डाटा गिवन। तो परसेंटेज ऑफ राइट शेयर्स किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं थी। जब ये किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं थी तो फिर नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकलना भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। ठीक है, अगर ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा था तो स्टेप 3 की जो पास जर्नल एंट्री होती है उसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो कैश में इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल फेस। ठीक है, तो सारा कुछ ही रुक गया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हम आ रहे थे बेहतरीन अपने स्टेप्स परफॉर्म करते हुए, हमने कहा लो जी राइट इशू की एडजस्टमेंट आ गई, खा पी जाएंगे। तो कैश डेबिट शेयर। अब ये एंट्री होने के लिए सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था, क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, वही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आके हमारा सवाल स्टक हो गया था। अब वापस आए, अगले पॉइंट में तो प्रॉफिट्स गिवन है और उससे अगले पॉइंट में सिर्फ डिविडेंड्स की डिस्कशन है। तो ले दे के ये ग्रीन लाइन ही रह जाती है, ऑरेंज लाइन नहीं ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन ही रह जाती है जिसमें क्या लिखा हुआ है 420। अच्छा, अब इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। वैसे ना FAR 2 के अंदर इस सवाल को जब करोगे तो ये एक गलती है अकाउंटेंट की जिसकी रेक्टिफिकेशन भी करोगे, वो मैं एंड में बता देता हूं, फिलहाल हमारे सवाल के लिए इतनी रेलेवेंट बात नहीं है। ठीक है ना, सुनो, राइट शेयर जब इश्यू हुए थे वो दिन था 1 मई 2018 और वो हुए थे एट ₹12 पर शेयर। हर 12 रुपए लाने वाले को हमने एक शेयर दिया था, 10 वाला, 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, फिर यहां पे लिखता है ये क्या चीज है, ये राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है ये वो रुपए हैं जो टोटल रिसीव हुए जब हमने राइट इश्यू किया, यही बात है ना। ठीक है, अब ये 420 रुपए हमने रिसीव किए, कितने शेयर्स के अगेंस्ट किए, अगर ये निकालना है तो डिवाइड करो ₹12 से, क्योंकि पर शेयर 12 लिया हमने यहां से, तो पता चला कि 35 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए थे। 35 मिलियन शेयर्स में हर एक के बदले 12 आए तो ही 420 बनता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें तरतीब से हटना पड़ा आज। ठीक है, अपनी वर्किंग, रिक्वायर्ड वर्किंग देखने के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्किंग ही थी, लेकिन मसला क्या आया कि इस तरह से, ये देखो, इस तरह से नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकलते नजर नहीं आ रहे। तो हमने फिर सवाल पढ़ा तो हमें एक और रास्ता नजर आया, और उस रास्ते में क्या था जी कि सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव जो हुई है वो उसने बता दी थी इस बार ₹420 मिलियन। हमने कहा जी इसको डिवाइड करो, जितने का एक शेयर बेचा है ₹12 पर शेयर, तो हमारे पास आंसर आ गया 35 मिलियन शेयर। तो जो नंबर ऑफ राइट शेयर्स हम निकाला करते थे पुराने तरीके से, वो क्यों ना निकल सके, ये समझ आ रहा है। ठीक है, अब जो नया तरीका लगाया वो भी समझ आ रहा है, तो फिर और क्या समझने वाली बात है, बस कहानी खत्म होगी। 35 मिलियन शेयर्स निकला है, इन्हीं का तो हमें इंतजार था। अब एंट्री में सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, यही 35। ठीक है, 35 और 35, सब जगह पे ये 35 नहीं आना था, इसी तो एंट्री नहीं हो रही थी। अब कैश कितना आया हर शेयर के बदले, ₹12। शेयर कैपिटल में तो जाएगा ₹10।
और बाकी ₹2 जाएंगे शेयर प्रीमियम में। तो कैश डेबिट हो गया 420, शेयर कैपिटल 350 और शेयर प्रीमियम 70। तो ये एंट्री आप पास कर लेंगे। ठीक है, वो गलती है जरा याद कराना, मुझे एंड में बता दूंगा उसको कैसे सही करना, लेकिन वो FAR 2 का सवाल है। तो उसमें जो गलती है ना, वो गलती बैलेंस शीट में आते हुए ट्रायल में से 420 की आएगी। हमारी चेंज इक्विटी में तो इसने जाना नहीं, जिस चीज में जाना है वो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम हम क्रेडिट कर लेंगे, हमारा काम तो हो जाएगा। तो एंड में वो बात कर दूंगा, फिलहाल जरूरी नहीं समझ रहा जी। एडजस्टमेंट 2 इज ओवर फ्रॉम माई साइड, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, नहीं तो आगे चले। पॉइंट नंबर 3 पढ़े फिर, वर्किंग एमए का सामान आ गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 30 जून 18-19 was 566 एंड 800 मिलियन रिस्पेक्टिवली। 500 ये बनाना, तो ये बनाने थोड़ी होती है, दिमाग में आपके बन जाएगी। ये फिगर आई तो फौरन आपके दिमाग में ये नक्शा आ जाएगा और उसमें पता लग जाएगा ये पैट है, यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिटेन अर्निंग हो जाएगा। बस यही मेरा टारगेट है जी। पैट 566 और 800। लेकिन इधर देखो 19 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई है, तो 19 के साल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया है, लेकिन ट्रांसफर फिर भी हुआ है, तो इधर दोनों साल में ट्रांसफर की एंट्री आएगी। क्लियर है? ठीक है, चल पॉइंट नंबर, बस सवाल करना ही रह गया। पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो ओवर। मैसेज करते हो, ये कह रहा है सर वो बेसिकली घर शिफ्ट किया है तो पिछला सारा वीक उधर चला गया, लेकिन सिर्फ 4 छुट्टियां की हैं, वो भी कल तक पूरी कर लूंगा, देखते हैं। एक गल तो सामने दस दिंदा यार, एडी केड़ी शर्म दी गल सी, घर शिफ्ट करना कोई शर्म दी गल? छुट्टी ना किया करो, मुझे नजर आ रहे होते हो तुम। अच्छा जी, सभी नजर आते हैं। ये पता है क्या, मुझे नाम आपको पता नहीं याद होते, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक है ना। लेकिन मुझे अपने बच्चों की शक्ल का, जगह का, दिमाग में, जैसे ये दिमाग में आपके वर्किंग बिठा रहा हूँ ना, आप लोग मेरे दिमाग में बैठे होते हो, तो जब ये नहीं आता मुझे नजर आता है जगह कुछ खाली खाली है। जब ये नहीं बोलता, सर नहीं खाता, तो बंदा कहता है यार जगह खाली खाली है, ठीक है ना। तो ये हर बंदे की ना अपनी, माशाल्लाह बच्चे भी काफी हद तक ना अपनी सीट्स के ऊपर बैठते हैं, ये भी उनको आदत होती है, तो वो जगह वैसे ही पकी होती है। जगह से हिल जाओ ना, कहता है जैसे अब ये भाई कोट वाला रोज उधर बैठता है, आज इधर बैठ गया, वैसे इधर ही बैठा करो तुम। आज तुम सही हो, यहाँ पे सही पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इधर ही बैठा करो। अब ये भाई ने सीट चेंज कर ली है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तुम तो पक्के इधर ही बैठते हो। आमिर भाई देखो आमिर भाई इधर ही बैठते हैं, कभी कैमरे से आसपास नहीं बैठे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, कैश डिविडेंड बोनसेस पेड ड्यूरिंग 3 इयर्स, बार्षें। अब आज ना चेंज इक्विटी 2 साल की बनानी है, तो दोनों साल लिखो। 18-19 की चेंज इक्विटी बना रहे हो, 18-19 लिखो। बाकी सवाल में डिविडेंड बाद में पढ़ना है, टर्म टेस्ट में ऐसे बार्षें हुई पड़ी हो ना, ध्यान करना, ठीक है। तो डिविडेंड बाद में पढ़ेंगे, पहले ये लिखते हैं 18 में आ कौन कौन से डिविडेंड सकते हैं। नहीं, कैश और बोनस तो बाद की बात है। 18-19 की क्लासिफिकेशन है, टाइम क्लासिफिकेशन। तो फाइनल ऑफ 18 17 और इंटरिम ऑफ 18 आ सकता है। 17 जरा इधर आ जाओ जी, 18 जरा नीचे आ जाओ। उसके बाद 19 में फाइनल ऑफ 18 आ सकता है, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है बेटा लिखना, वरना ना आप गड़बड़ कर सकते हो। क्या एक तो, अच्छा ये दोनों लिखोगे ना। अब नंबरिंग कैसे करनी है, ये चीज भी सिखानी थी ना आज, क्योंकि पहले हमने देखा था 1 साल की ही चेंज इक्विटी बन रही थी। नंबरिंग ऐसे करनी है 1 2 3 और 4। अब जो 3 और 4 होंगे ना, वो कभी भी आप पहले साल में एंटर नहीं करोगे, ठीक है। 1 और 2 कभी भी दूसरे साल में नहीं लेकर आओगे। अगली बात होता है इंटरिम डिविडेंड 1 नहीं 2 है, कोई बात नहीं, ठीक है, ए भी कर लेना, मसला क्या है। कैश और बोनस है, ए भी कर लेना, बात समझ लो ना। तो नंबरिंग इस तरह से करना जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये नंबरिंग को ज़हन में रख लिया आपने। अब आते हैं अपनी एडजस्टमेंट की तरफ। हम इस तरह से पढ़ा करते हैं, आपको पता है, फाइनल ऑफ 17 18 19 और फिर इसी तरह से इंटरिम ऑफ 17 18 19। पिछली क्लास में ना मैं इस कैश को इधर ले गया था गलती से, बच्चों ने कहा सर क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा ये लाइन इधर है, ठीक है जी। शुरू करें जी। अब फाइनल ऑफ 17 है हमारे पास, इज है नंबर 1, ठीक है। फाइनल ऑफ 18 है हमारे पास, इज, लेकिन नंबर कौन सा है, 3। इसलिए फायदा क्या हो गया, पहले साल की इक्विटी में आप गलती से करीब पड़े हुए को भी नहीं उठा लोगे तेजी में, ठीक है। आराम से एरर फ्री होकर आप नंबर 1 उठाओगे, 3 का वेट करोगे अगले साल की इक्विटी के लिए, ठीक है। फिर फाइनल ऑफ 19 15, फाइनल ऑफ 19 नहीं, इग्नोर, इधर से ऐसे इग्नोर करो, ठीक है जी। फाइनल हो गए सारे, इंटरिम की तरफ चलते हैं। इंटरिम ऑफ 17 नहीं है, ये 5% भी गया, सुभान अल्लाह, डबल ग्लो बाइक है जी।
इंटरिम ऑफ 18 इज नंबर 2। लेकिन अगला मसला क्या है, ये परसेंटेज नहीं। चलो इसको वापस आ करते हैं, पूरी कर लें नंबरिंग। इंटरिम ऑफ 19 इज है। अब अगला काम कहा था, अगर वो इस तरह से आपको दे भी देना तो हम कंफर्टेबल, आपको पता है कैसे होते हैं, तो फिर 1/6 कर लो। 1 फॉर एवरी 6 है तो 1 फॉर 6 इंटू 100 इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये ना 4 डेसिमल यूज करोगे तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। वैसे पर्चे में 3 तक भी काफी है, ठीक है, और 2 तक भी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट गए हैं। खैर ये 4 इसलिए लिख दिए हैं, 4 डेसिमल के, आपकी इंशाल्लाह फिगर ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगी, राउंड फिगर आ जाएगी ना, ठीक है जी बच्चों। नंबरिंग हो गई। चले, अब सवाल सारा तैयार है, सिर्फ जवाब अब तैयार करना रहता है, ठीक है। ओपनिंग हम लिख चुके थे, ओके। प्रॉफिट्स हैं, रीवैल्यूएशन है, ट्रांसफर है, डिविडेंड्स हैं, ठीक है, राइट इशू है। पहले क्या करोगे, ये राइट इशू मुसीबत जब भी आ जाए ना, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ जाती है, ठीक है। राइट इशू की डेट देखो, राइट इशू की डेट क्या है, वापस बैठना पड़ गया, 1 मई 2018। आपने टाइमलाइन बनाई जिसमें 18 का साल है और 19 का साल है, तो ये राइट इशू पहले साल में आ रहा है, दूसरे में, बोलो पहले साल में। कब आ रहा है, कब, 1 मई। यहां कहीं पे ही बनेगा 1 मई, ये 1 मई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, राइट इशू। लेकिन फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 जो 18 में आना है, वो तो पहले 2-3 महीने में आ जाना है, फाइनल ऑफ 17। और इंटरिम ऑफ 18 भी जो है, उन्होंने क्या कहा है, वही वाली बात कही हुई है उन्होंने, स्टार लगा के, कि डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब दरमियान में जो ईयर का मिड आएगा, यानी कि 30 जून का साल है तो 31 दिसंबर जब आएगा, तो फिर उसमें हाफ ईयरली अकाउंट्स बनेंगे, वो रिव्यू करेगा ऑडिटर, और फिर मतलब 1-2 महीने में, यानी जनवरी फरवरी में, इसका मतलब इंटरिम भी यहां पर आ जाएगा। तो ये इसलिए दिमाग में बनाना मत, पर्चे में दिमाग में बनाना इसलिए जरूरी है कि आपने जब राइट इशू करना है, तो अगर राइट इशू इन दोनों के दरमियान में आ जाए तो ये डिविडेंड भी इस पे मिलेगा, इन शेयर से भी। यही राइट इशू स्टार्ट ऑफ द ईयर आ जाए तो दोनों डिविडेंड इसको भी मिलेंगे, ठीक है ना। पिछले साल ओनर होना जरूरी नहीं है, ओके। तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगला साल तो नॉर्मल है, उसमें राइट इशू है कोई नहीं, ठीक है, उसमें फाइनल भी आएगा, इंटरिम भी आएगा, लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे कंसर्न जो था वो इसका था, राइट इशू का, ठीक है। तो वो किस दिन है, 1 मई को। 1 मई 18 को 30 जून से थोड़ा सा पहले ही, ठीक हो गया जी, ओके। ये क्या हो गया, चलो फिगर्स, चलें जी शुरू करें जी। फिर अब डिविडेंड्स का बंटवारा पहले करना है, ध्यान बस ये रखना है कि राइट इशू। तो 18 के डिविडेंड्स तो फटाफट पोस्ट कर ही देना, यानी 1 और 2 तो आ सकते हैं, 3 और 4 का भी वेट कर लो, क्योंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस इस साल का क्लोजिंग निकलेगा, अगले साल के लिए वो ओपनिंग होगा, वो फिर लेटेस्ट हो जाना है। अन्यवानी करना, एक साल को करके पहले क्लोज कर लेना डिविडेंड्स के लिए, ठीक है। तो डिविडेंड सबसे पहले नंबर 1 फाइनल है और कैश है, फाइनल ऑफ 17 18 में आ रहा है, और है कौन सा, कैश। लगेगा 1200 पर, ये परसेंटेज कितने परसेंट है, 11%। आंसर बताएं, 132 की एंट्री बताएं। डिविडेंड पेएबल यहां इक्विटी में नजर नहीं आता, ठीक है। सवाल हो चुका है, अब तो 2 मिनट का सवाल रह गया सिर्फ पोस्टिंग से, ठीक है। डिस्कशन हमने काफी कर ली जी। नेक्स्ट नंबर 3 ले लें ना, 3 अगले साल का है। नंबर 2 16.6667 वाला, ठीक है। ये कौन सा है, कौन सा है, हाँ इंटरिम है और बोनस है, ठीक है। इंटरिम को ना छोड़ो, बाद में देखा करो, सिर्फ बोनस। तो बोनस या कैश जब एक बार डिसाइड हो गया, तो इंटरिम ऑफ 18 है और बोनस है, ये नहीं बदला, 1200 का 1200 ही है। 16.6667% किया, आंसर कितना है, जरा राउंड हो गया ना, ठीक है, वरना 199 पॉइंट समथिंग आप परेशान होते, ठीक है। बच्चे में नहीं परेशान, बच्चे में 2 डेसिमल ले लेना, जो फिगर है लिख देनी है बस। नाउ बोनस शेयर्स की एंट्री क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब नंबर फटाफट आते जा रहे हैं। तो ये वर्किंग, इस तरह की वर्किंग नहीं करने की जरूरत पड़े ना करें, ये तो वैसे दिमाग में करनी है। तो सिर्फ चीजें डिस्कस करते करते मैं टाइम पास कर रहा होता हूँ ना, टाइम तो आपका जाया करना होता है, ठीक है। इसलिए जरा बातें जाना वो बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है, समझ रहे होते हैं। पर्चे में तो बस जल्दी जल्दी सवाल करना होता है, जहां जरूरत पड़े वर्किंग करो, ना पड़े डायरेक्ट करो बस, ठीक है। छोटा सा ब्रैकेट में वर्किंग करके दिखा दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू की एंट्री हुई पड़ी है, टेंशन ही कोई नहीं है। कैश डेबिट दिमागों में, शेयर कैपिटल क्रेडिट 350 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक हो गया जी।
ये क्या है, ये राइट इश्यू है। कौन सी वर्किंग में है? और अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे, बड़े हो चुके होंगे, पर्चा जब कर रहे होंगे ना, तो बहुत प्रैक्टिस करी होगी आपने, टर्म टेस्ट की तैयारी की होगी, फिर उसके बाद मॉक से पहले रिवीजन की होगी, फिर मॉक दिया होगा, फिर मॉक के बाद रिवीजन की होगी, फाइनल पर्चे में बैठोगे तो आपका क्या लेवल होगा उस वक्त, ठीक है। अब जब आप उस लेवल पे होगे इंशाल्लाह, यहाँ पे आप ऐसे करोगे 420 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इंटू 12, बस, मतलब 35 मिलियन इंटू 12 रुपीज 12। अब आपने वो शेयर्स निकाल लिए, ठीक है, पता लग गया आपको, ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अब दिमाग में आपने बस वो एंट्री करनी है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल, कैलकुलेटर पर लिखना है 35 इंटू 10 350, और शेयर प्रीमियम 2 इंटू 35 इंटू 2 70। बस वो वर्किंग आपके लिए सिखाने के लिए था। जब फंस जाओ, भूल जाए, करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि ये याद रहे। पर पर्चे में सिर्फ कैलकुलेशन शो करके चल सकते हैं, वक्त बचाना है, ठीक है, अपने लिए, कौन के लिए। जी, तो राइट इश्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आगे ना चले जाना। एक वर्किंग एमए भी तो की थी, उस वर्किंग एमए को ना छोड़ देना, वो प्रॉफिट भी तो उठाकर लाओ, सवाल करके रख लेना जी। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 था, इस और 2 को मिला के मैंने ये वर्किंग एमए बना ली, इसलिए मुझे शायद वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, ये पैट है, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अब ये देखो, ये यूं जा रहा है, 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 और ये ऐसे, ये देखो पैट थी, शहादत वाली उंगली, मैंने कहा था पैट, कहां आ गया, रिटेन्ड अर्निंग में, और ये कहां आ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये जा रहा है, 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 थोड़ा सा लेके ऐसे 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 आया, और ये पैट इधर और रिवेंस सरप्लस इधर। चलो जी, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2018 की, लाल वाली गाड़ी पे आया 566, और सफेद वाली गाड़ी यहाँ के नीली हो गई थी, उस पे आया रिवैल्यूएशन सरप्लस 240। गाड़ियों के रंग नहीं बदले मैंने, सवारियों के रंग नहीं बदले मैंने, ठीक है, कपड़े वही पहने मैंने, ताकि याद रहे। याद है ना वो लावे वाला सवाल, रेड ग्रीन, ठीक है। अच्छा जी, ना भूलने वाली चीज क्या है, ट्रांसफर की। ये 15 की एंट्री उधर नहीं नजर आई, लेकिन विद इन इक्विटी ये एंट्री होनी है। तो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 15 रुपए से एंट्री बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट मतलब कम, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ईयर इज एंडेड, लेट मी बना द लेने, द हार्डेस्ट थिंग टू डू ऑन दिस बोर्ड और ऑन एनी बोर्ड इन द वर्ल्ड। जी, टेस्ट मैच शुरू तो नहीं हो गया अभी? 17 से इंग्लिश क्यों आ रही है इतनी तेज पेज पे? ड्राफ्टिंग है पीएसएल, तो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है। अच्छा जी, बोले 1750, ये तो मुझे भी पता है, और बताएं। 759, 225 मैच कर रहा होगा वर्किंग से, क्योंकि इक्विटी का आइटम तो वर्किंग में सिर्फ सरप्लस ही है ना, बाकी तो बैलेंस शीट में पीपीई में जाता है, वो एसेट्स में बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। अब इसके साथ ओपनिंग लिखने की कतन कोई जरूरत नहीं है, ये जो क्लोजिंग है ना, बस यही क्लोजिंग है, यही ओपनिंग है। मैंने देखो क्लोजिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 18 का यही ओपनिंग बैलेंस है। मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे 30 जून 17 लिखो, ये रकम 17 को एक ही बात है, 30 जून 18 ये रकम जुलाई 18 एक ही बात है। तो ये ओपनिंग ही है, बस कुछ लिखने, दोबारा लिखने वक्त भी बचाया हमने, दोबारा से नहीं ओपन करने बैठ जाना, हेडिंग दें, सब कुछ करें। 2 साल की चेन इक्विटी, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके वेबसाइट से पब्लिश फाइनेंशियल उठाकर देखें, उसमें चेन इक्विटी ऐसी ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला साल आ गया, अगले साल में क्या है जी, डिविडेंड है नंबर 3 और डिविडेंड है नंबर 4, फाइनल है बोनस, कैश है, और इंटरिम बोनस है। इंटरिम में गोली कराते हैं हम, ठीक है। तो फाइनल ऑफ 18 कैश है, और देखो लेटेस्ट बैलेंस क्या हो गया, 1750। तो 1750 इंटू 10%। यार ये यहाँ आपको नजर आ रहा था बोर्ड जब मैं लिख रहा होता हूँ, आपको तो आप यहाँ क्यों बैठते हो, यहाँ बैठते क्यों, जगह नहीं बदलता, मैंने इसलिए पूछा था, ठीक है। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ी इसने, दम कराई हुई है जगह भाई घर। अच्छा जी, बोले चले, मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसे करके लिखा करूँ, ठीक है जी। 175 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। उसके बाद नंबर 4 इंटरिम है 8% बोनस, ठीक है। तो इंटरिम ऑफ 19 बोनस 1750 नहीं बदला जी, इंटू 8%, आंसर एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने बच्चों ने सोल्यूशन देखा था? हाँ, उस शेयर प्रीमियम में से ये निकल रहे थे, वो बात एंड पे करूंगा, ठीक है। 140 अच्छा 140 वो ऑप्शन है भाई, दोनों ही सही है,
इस तरह से शेयर रिटेन में से बांटो, शेयर प्रीमियम से बांटो, एक ही बात है, बता देता हूं मैं, ठीक है, बोनस शेयर्स के बारे में। फिलहाल थोड़े सवाल चलने दे जी। हो गया ये काम। अब डिविडेंड भी हो गए, अब टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम को ले आओ और ट्रांसफर की एंट्री कर दो, सवाल खत्म। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 2019 800 और सिफर ये निकले और इधर आ जाएंगे इधर, ठीक है। तो 800 रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया और इधर फॉर द ईयर कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, सरप्लस लॉस नहीं आया, ये खाली है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। समझ आ रही है? अब 19 के साल की ट्रांसफर तो हुई, डिडक्शन भी हुई और फिर ट्रांसफर की एंट्री कहां नजर आती है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो फिर हम वो 115 की एंट्री भी करते, वो भी नहीं हुई पड़ी क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था ना, ठीक है, यकम लाइव भी पड़ा एक्युमुलेशन का बैलेंस, लेकिन हम बैलेंस शीट ना नहीं ना रहे। एफआईआर 2 में ये सवाल करोगे तो डिडक्शन की एंट्री भी जाके करोगे 115 की, ठीक है ना। बहरहाल छोड़े, फिलहाल मुझे 15 की एंट्री करवा दे। 15 रीवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट, फिर ये है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया जी। तो बच्चों घर पे ना ये टोटल का कॉलम बना लेना, इसके नंबर होते हैं, अगर ये टोटल का कॉलम उन्होंने मना ना किया हुआ तो, ठीक है। फिर 48 नंबर आ जाते हैं, 47 आ जाते हैं ऐसी हरकतों वाले। जी क्लोजिंग 1890, 70, 1359, 1259, 210 वर्किंग से मैच कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताऊं वैसे छोटी सी, आपको पता है इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है? बताया था, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ये कहीं चूंकि जाता नहीं है इसलिए इसको लिखो ही ना, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। एफआईआर 2 में भी जब सब कुछ कर लोगे तो एंड में टोटल लिख देना होगा, टोटल लिखना तो होता है ना, लेकिन वैसे इसका टोटल बताओ 806, और इधर भी जब टोटल करोगे ना इस कॉलम का तो वो भी क्या आएगा 806, तो इससे मैच जरूर करता है, लेकिन 806 को उठा कर नहीं लाना, ठीक है। ये बात समझ आई है? ये टोटल समझ आता है, इन दोनों से मिलकर बनता है, उधर भी यही टोटल होता है, लेकिन ये मैं लिखूंगा नहीं। टोटल क्या हुआ, टोटल के बाद आप कर देना सबको टोटल, यहां पे इसलिए लिखता कि ये खामखा कंफ्यूज करेगा, ये कहां जाता है भाई, कहीं नहीं जाता, ये जिससे मिलके बने हैं वो दोनों जहां जाने होते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी चला गया ना, ठीक है। ओके, सवाल इज ओवर। कैसा लगा सवाल? करके आए थे लेकिन आपको वो मजा नहीं आ रहा होगा करते सवाल, आप ज्यादा मजा आएगा है, बहुत सारी चीजें सीखी ना हमने इसमें। क्या शेयर प्रीमियम? हाँ वो बताता हूँ। अच्छा जी सुने, एक बात यहाँ पर जो हमारे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, हाइब्रिड वाले तस्वीर खींच रहे हैं, आमिर भाई कह रहे हैं, इसलिए जरा वेट करें, जल्दी खींच रहे तस्वीर हाइब्रिड वाले। वैसे मैं मिटाऊंगा नहीं मिटाऊंगा, मिटाऊंगा नहीं नहीं मिटाऊंगा, उस साइड को नहीं मिटाऊंगा, इसलिए बाद में भी तस्वीर खींच सकती है। आ जाए जी बच्चों, मैं एक गल कर रहा था कि ये जो 420 से इसने एंट्री पास की अजीबो गरीब सी, इसकी गलती को सही भी करना है पर एफआईआर 2 में जाके। मैं ना आपको थोड़ी सी डिस्कशन वैसे करता हूं कि बगैर इसके ये कैसे काम चल गया है। हमने जो करना था ना हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हो गया, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। बाकी जो उसकी गलती है वो ट्रायल में राइट सब्सक्रिप्शन नाम का कोई अकाउंट नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पे, इसको बैलेंस शीट बनाते हुए खत्म करना है, तो वो बैलेंस शीट बनाते हुए खत्म करेंगे ना, ठीक है। तो बहरहाल मैं फिर भी आपसे डिस्कशन थोड़ी सी करता हूँ कि ओरिजिनल होना क्या चाहिए था। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, 420, 350 और 70, ये तो होना चाहिए था, जो हमने कर भी दिया। हमारे मतलब की चीज सिर्फ शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ना, हमारी चेंज इक्विटी रिक्वायरमेंट है ना। इस भाई ने पता है क्या किया होगा, इसने नहीं पढ़ी होनी राइट इशू वाली क्लास में जो एडजस्टमेंट कल सिखाई है, वो क्लास इसने नहीं पढ़ी होनी बच्चे ने, और ये अकाउंटेंट बन गया। अब 420 रुपए आ गए। अब कैश का आना ना नॉर्मली अकाउंटेंट गलत नहीं करता, ठीक है ना। तो कैश आया और डेबिट, इतना बस पता है शुरू वाली क्लास में पढ़ के, कैश आया कैश डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट, नॉर्मली कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता। अगली बात उसको समझ नहीं आती, यार समझ से बात ये क्या है क्या है। साथ वाले से पूछा 420 कहाँ से आया है, दूसरे अकाउंटेंट से, उसने कहा वो जो राइट शेयर नहीं इशू किए थे वो सब्सक्राइब किए लोगों ने, पैसे दिए। अच्छा 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 अच्छा, राइट सब्सक्रिप्शन, चलो राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड RSR अकाउंट 420 से क्रेडिट। जी हाँ, ये 420 लेजर की एंट्री हुई है, तो लेजर एक नवा ही अकाउंट इसने वजूद में ले, और वो बैलेंस ट्रायल में नजर आ रहा है, ये निशानी है इसने, ये राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैंने शॉर्ट लिखा, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नाम का अकाउंट उसने क्रिएट किया, तो ट्रायल में इसका बैलेंस आ रहा है ना, लेजर बन गया होगा, जबकि ये गलत है। अब जब आप एफआईआर 2 में इसकी एंट्री करोगे ना रेक्टिफाइंग, मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन तुम्हारे टॉपिक में है ना, कहीं यूज ही ना हो जाए, ठीक है। तो
एंट्री करोगे तो क्या कहोगे, कैश डेबिट होना सी, हो गया, कुछ ना करो। शेयर कैपिटल क्रेडिट होना सी, नहीं होया, कर लो, वो हमने कर लिया था, असल में हमारा सवाल इसलिए सही हो गया। शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना सी, नहीं होया, कर लो। अब राइट सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड जो है, इसको हमने कहाँ लेके जाना था, कहीं नहीं। हम बैलेंस शीट तो बना रहे, ट्रायल की हर चीज पहुंचानी है, तो हमारी बैलेंस शीट तो आउट नहीं होनी थी इसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर सही करने वाले सही करेंगे इसको, FAR 2 में जाकर जो पढ़ के पास करेंगे दवा, वो इस 420 को डेबिट कर देंगे। अब ये 420 डेबिट होगा तो ट्रायल में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और सही है तो ये। अब लेकिन अब ये सारी बात इसलिए कर दी कि कहीं करेक्शन में ये यूज ना हो जाए कभी, इस तरह का ट्रायल दे दे और इस तरह की गलती कोई आ जाए, ट्रायल दे दे उसमें कहे कुछ गलतियां जी करेक्शंस कर दो। बेटा कैश तो डेबिट हो गया जो होना था, देखो ना, ये क्रेडिट का मसला है। रॉन्ग एंट्री के जिस इंपैक्ट के बारे में खामोश हो वो सही अज्यूम करते हैं कि नहीं, और है भी सही। उसने जो क्रेडिट किया, कैश तो एक्सट्रैक्ट, ये ना असल में बेसिकली समराइज ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अभी और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो नहीं लिखी हुई है, कैश होता है और बहुत कुछ होता है, डेटर्स होते हैं, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन यूं समझ लो एक्सट्रैक्ट है, समराइज, समरी है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने वैसे ही एक इररेलेवेंट बात की है, ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी कि लेट्स से करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक को इस तरह से दे दे, वो आपको एक ट्रायल दे दे, बैलेंस शीट तो गलत दे दी आपने, देख ली, ऐसा भी तो ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ट्रायल गलत दे दे, टर्म टेस्ट में या उसके बाद किसी टेस्ट में या मॉक में ट्रायल गलत दे दे, और कहे इस ट्रायल में कुछ फिगर्स गलत हैं और ये अदर इन्फॉर्मेशन है, सही करो फिगर्स को और करेक्टेड ट्रायल बना दो, तो उस करेक्टेड ट्रायल में 420 नजर नहीं आएगा जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री कर दोगे, ठीक है ना। खैर इररेलेवेंट बात थी। क्वेश्चन समझ आ गए जी। ये FAR 2 के क्लास में जाओगे ना, जब वहां उस्ताद पढ़ाएंगे तो ये समझा देंगे वहां पे, छोड़ो जी बेटा। मैं समझा नहीं भाई। ये देखिए 1200 का शेयर कैपिटल था, फिर 200 का आया, उसके बाद हमने शेयर इशू किया, तो इमीडिएटली बिफोर तो 1400 होना चाहिए था। अच्छा तो उसका अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं 1400 होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था 140। मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, इसलिए मैं जरा भूल गया इस बात को। आप सही कह रहे हो, राइट इशू अगर इस दिन हो रहा है तो 1200 जमा 200 होना चाहिए था, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये फिगर यूज ही नहीं हुई, इसलिए इसका इम्पैक्ट सवाल पे पड़ा ही नहीं। मैंने क्या 35 मिलियन 140 इंटू परसेंटेज या 120 इंटू परसेंटेज करके निकाला था, और बोलो भाई आपकी बात मैंने मान ली, आप सही कह रही है, मेरी गलती थी यहाँ पे, मैंने सही कर लिया क्या। अगर आपने इमीडिएटली बिफोर राइट इशू शेयर्स निकालने हैं तो 1200 जमा 200 करना चाहिए था, सही है, सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने वो यूज नहीं करना था, मैं वो ऐसे ही गुजार गया कि देखो यार ये नहीं निकाल पा रहे क्योंकि परसेंटेज नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मैंने उसको करेक्ट किया, मैंने कहा ये 1400 है, ये सही बात कर रहे हो आप, ये सही यार सही है, पहले गलती थी, सही कर ले सब्जी, ठीक है। अब 1400 को डिवाइड किया 10 से तो 140 मिलियन शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू हैं, इसको यहां लाया, परसेंटेज ही नहीं थी, तो चूंकि ये यूज ही नहीं हुआ तो इस गलती का असर मेरे सवाल में पड़ा ही नहीं। मैंने 35 मिलियन इससे नहीं निकाला, 35 मिलियन 420 बटा 12 से, इस वजह से मेरे सवाल पर असर नहीं पड़ा था, तो मैं इसको स्किप भी कर गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह, गुड पॉइंट रेज्ड। बेटा 140 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। अब इसको किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, क्यों 35 मिलियन शेयर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 140 मिलियन शेयर्स पहले हैं, नए 35 मिलियन इशू किए, तो उनसे मल्टीप्लाई क्या फिगर निकालना चाह रहे हो, अरबों में शेयर्स, तुम अजमों में निकालो, बस समझ आई है, एवं गल की थी। तो भाई इसका सवाल इग्नोर करें, सुनने वाला नहीं था, उसका सवाल सुनने वाला मैंने सुना दिया, बल्कि सही भी कर दिया। और कोई सवाल, मैंने बारहा दफा ये 5-6 दफा तो मैं इस क्लास से पहले कह चुका हूं, अभी इस क्लास में 2-3 दफा कहा है, तरतीब डजंट मैटर। आप सबसे पहले डिविडेंड लिख दें, आप सबसे पहले प्रॉफिट लिख दें, आप सबसे पहले जो राइट इशू, लेकिन डेट्स का असर जिस पे पड़ता है उस चीज को सीक्वेंस वाइज लिखो ना, भी कैलकुलेशन सीक्वेंस वाइज हो, तो उसका हल फिर ये है कि ये जो राइट इशू है ना, राइट इशू और डिविडेंड, प्लीज यार राइट इशू और डिविडेंड को जरा देख के तरतीब बना लिया करो। अब तरतीब किसकी बदल सकती है, इस साल में राइट इशू है ही नहीं, ठीक है, तो आप डिविडेंड्स की तरतीब रखो, ये देखो, इसको ऊपर ले जाओ टोटल में या नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऊपर ले जाओ नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी तरतीब छेड़ने से गड़बड़ हो सकती है, इनकी तरतीब छेड़ने से गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरतीब को नहीं छेड़ सकते वो मैंने कहा, ये तफसील से बात होगी, ठीक है जी। और कोई सवाल, कोई कम दा सवाल, सवाल सारे काम करते हैं, ये बड़ी अहम बात ही, वैसे आपस की बात है, ये ना हो तरतीब डजंट मैटर तो फिर राइट इशू पहले लिख देते हैं और फिर दोनों डिविडेंड बाद में लिख देते हैं, ऐसा फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, डिविडेंड वगैरह में। मेरा कहने का आंसर ये था कि प्रॉफिट जो है वो साल के बिल्कुल आखिरी एडजस्टमेंट प्रॉफिट की डालो, प्रॉफिट आखिर में डालो, पहले डाल दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिविडेंड और राइट इश्यूज को ध्यान किया करो जो शेयर कैपिटल को हिट कर सकते हैं। डिविडेंड में बोनस इशू आए तो शेयर कैपिटल हिट हो जाता है, राइट इशू में शेयर कैपिटल हिट हो जाता है, तो उसके बाद डिविडेंड भी गड़बड़ कर जाता है, इसलिए इनकी तरतीब नहीं छेड़नी, ठीक है। और जी
और कुछ सवाल? चलें जी, फिर अब ये फजूल बात भी मैंने साथ कर ली एडिशनल, ठीक है। और इस सवाल में तो और कुछ नहीं है। अब जरा चलते हैं एक ऐसी बात की तरफ जो अभी तक छुपा के रखी थी आपसे। पहले वो छुपी हुई बात मिटा दूं यहाँ पे जी। भाई साहब, मैं यहाँ पे ये अर्ज कर रहा था कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने के लिए राइट शेयर्स इमीडिएटली बिफोर, ये शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें शेयर कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है। तो राइट इशू से पहले शेयर्स इशू हो चुके हैं बोनस वाले, तो टोटल शेयर कैपिटल में जो बैलेंस पड़ा है इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वो है 1400 रुपए। मैंने गलती से इसको 1200 ले लिया था, लेकिन मेरे सवाल पे इसलिए इसका असर नहीं पड़ा था कि मैंने इस फिगर को यूज करके नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकाले ही नहीं थे, ठीक है। बहरहाल इस भाई के कहने पर मैंने फिर इस गलती को करेक्ट किया। मैंने कहा जी शेयर कैपिटल का बैलेंस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू था 1400 रुपए। तो 1400 रुपए, अगर 1400 मिलियन रुपए अगर शेयर कैपिटल था, तो डिवाइड बाय फेस वैल्यू करके मतलब 140 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी इन इशू थे। अब मैं इस 140 को यूज करके परसेंटेज लगा के नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाला करता था, लेकिन सवाल में परसेंटेज ही मिसिंग थी, इसलिए 140 पर परसेंटेज लग के 35 मिलियन निकला ही नहीं, ठीक है। बल्कि हमने एक और तरीका निकाला, मजबूरन 420 की फिगर पे गिवन थी और ₹12 गिवन था, ये कभी नहीं गिवन होती, तो इसको यूज किया और हमने 35 मिलियन शेयर्स निकाल लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि 120 से 140 इससे फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ये यूज ही नहीं हुआ था राइट शेयर्स निकालने के लिए, ठीक है। हाँ ना कर दो जैसे बोले थे अभी भी। जी बेटा, मैं उनकी सुन लूं जी। हाँ यार, मैंने एक बात अर्ज की थी, आप सोए हुए थे कि ये बात मैंने करनी है, वो ही करने जा रहा हूँ। और मैंने कहा था ये दोनों एंट्रीज सही हैं, सब्र कर लो। सोल्यूशन देखने का किसी ने कहा है आपको? साथ मैच कर रहे हो यार, मैं अभी उसी तरफ ही गया हुआ था, अगर आप थोड़ा वेट करते तो। ये जो और लिखा है इसके नीचे एक एंट्री थी पिछली क्लास में जो मैंने लिखी हुई अभी मिटाई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस डिविडेंड, जिसकी जनरल एंट्री आपको सिखाई है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हमें कंपनी लॉ इसकी इजाजत देता है कि आप बोनस शेयर्स की एंट्रीज के अलावा शेयर प्रीमियम में से भी कर सकते हैं, उसकी वजह, और इसको वो बेस्ट अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस भी कहता है कि अच्छी कंपनीज ये कर लेती हैं। उसकी वजह सुनो, देखें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के रिजर्व्स हैं शेयर कैपिटल के अलावा। शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक रिजर्व है, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी एक रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी एक रिजर्व है। अब इनमें से कुछ रिजर्व्स की नेचर मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरी में भी उस वक्त लिखा हुआ भी आपकी किताब में है, वो फिलहाल निकालने की जरूरत नहीं, ज़बानी सुने। कुछ रिजर्व्स की नेचर होती है कैपिटल, जैसे कि शेयर प्रीमियम है या जैसे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये ऐसे रिजर्व्स हैं जिनकी नेचर कैपिटल है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि इनमें से डिविडेंड बांटा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई और रिजर्व क्रिएट नहीं किया जा सकता, अनलेस कि मैं रीपरचेज पढ़ाऊं आपको, उसको छोड़ें, ठीक है। अगली बात, रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व, ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो डिविडेंड के तौर पे बांटे जा सकते हैं। जनरल रिजर्व से कैसे डिविडेंड बांट सकते हैं? वो वापस जनरल रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग में डाल लो जैसे निकला था, और वहां से बांट लो। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व के बहुत सारे यूजेस हैं, कोई भी रिजर्व उनसे बना लो, डिस्ट्रीब्यूट करना है कर दो, रेवेन्यू रिजर्व इनको कहते हैं। लेकिन शेयर प्रीमियम हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो कंपनीज लॉ हमारा कहता है, कंपनी लॉ कहता है हमारा कॉर्पोरेट लॉ, कि आपको इजाजत है कि कुछ नोशनल पेमेंट्स होती हैं, आप उनको चाहो तो रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय शेयर प्रीमियम से कर दो, ताकि ये मुआ यूज तो हो, कहीं पड़ा ही रहेगा, ये कहीं यूज हो। तो कुछ पेमेंट्स हैं जिनमें से दो आपके सिलेबस में है, एक मैं अभी पढ़ाने लगा हूं, बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर्स, आप शेयर प्रीमियम में से बांट सकते हैं। एक इश्यू कॉस्ट है, ऑन इश्यूएंस ऑफ इक्विटी कॉस्ट जो इनकर करते हैं, उसकी एंट्री है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। पिछली क्लास में नहीं हो सकी बात, इसलिए आप डिपेंडेंट है ना। अब मकसद कहने का क्या है कि हमें कॉर्पोरेट लॉ इसकी इजाजत देता है कि आप अगर चाहें तो आप बोनस शेयर्स की एंट्री डिविडेंड डेबिट जो होता है और शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होता है,
ये वाली जो एंट्री है, अगर आप चाहें तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय शेयर प्रीमियम से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शेयर प्रीमियम एक ऐसा रिजर्व है इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है, जबकि रिटेन्ड अर्निंग्स के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो ऑप्शन है, ये क्या है जी, मैंने और लिखा है, ये ऑप्शन है, चाहो तो शेयर प्रीमियम से इशू कर दो, अगर पड़ा है तो जाहिर सी बात है, और चाहो तो रिटेन्ड अर्निंग से। आईकैप से पूछने पर हमें आईकैप ने ये बताया, हमने कहा जी अब कभी आप सोल्यूशन में जो है वो शेयर प्रीमियम से इशू करा देते हैं, कभी आप जो है वो रिटेन्ड अर्निंग से भी कर देते हैं, पुरानों में रिटेन्ड अर्निंग भी है, क्या करें? उन्होंने कहा बच्चा जो एंट्री करे उसे हम सही करते हैं, ये दोनों ही एंट्री सही हैं, क्योंकि दोनों हैं जो सही, बात तो यही है ना, ये दोनों एंट्री सही है। ये एंट्री हमेशा होनी किससे है? ऑलवेज पास दिस जर्नल एंट्री विद फेस वैल्यू, ठीक है। अब एंट्रीज बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है, पहले हम रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कर रहे थे, आज हमने शेयर प्रीमियम डेबिट कर दिया, तो इसकी इजाजत है, ठीक है, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, नहीं तो ना करो, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर करना चाहो यूज शेयर प्रीमियम को, तो एक यूज आज पता लग गया, बोनस इशू, एक दो और भी बताऊंगा, फिलहाल पता लग गया हमें कि हम शेयर प्रीमियम को यूज कर सकते हैं फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, मुफ्त में शेयर बांटने हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय अगर शेयर प्रीमियम पड़ा है तो उसमें से बांटो। अच्छा, ऐसा भी होता है, हमने बोनस शेयर जो बांटे उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, शेयर प्रीमियम पड़ा था 50 रुपए, तो 50 शेयर प्रीमियम से निकालो, बाकी फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ ही जाओगे, लेकिन ये ऑप्शन है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ये वाली एंट्री ही किया करो। हाँ, कभी सोल्यूशन में आपको दूसरी एंट्री नजर आ जाए तो उससे परेशान ना होना, वो सोल्यूशन में ऑप्शन है, अगर वैसा बनाना है तो आप भी शेयर प्रीमियम से करके सवाल देख लेंगे तो सवाल बिल्कुल मैच भी कर जाएगा, ठीक है, पर आई वुड प्रेफर दिस वन, ये भी हो सकती है, ये सिर्फ आपके पर्चे के लिए प्रेफर कर रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो आपको गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है वो कंपनी लॉ कहता है इसको, वो यही है, करनी चाहिए कि शेयर प्रीमियम को यूज कर लें, कहीं और तो यूज कर लें, लेकिन यहाँ पे कितनी बातें याद रखें इसलिए मैंने ऐसे कह दिया होगा, ठीक है। लेकिन एक सूरत है, अगर सवाल एक्सप्रेसली कह दे बोनस शेयर्स इशू हुए हैं और वो इशू किए हैं हमने बाय यूजिंग शेयर प्रीमियम, तो फिर ये और नहीं रहेगा, फिर ये जबरदस्ती करा रहा है, वो एंट्री करनी ही शेयर प्रीमियम से पड़ेगी, ठीक है, सवाल की बात मानेंगे। बहरहाल लॉ में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कि आपने लाजिम है कि शेयर मुफ्त वाले जो बांटने हैं वो रिटेन्ड अर्निंग से बांटने हैं, या लाजिम है कि उनको आपने जो है वो इससे शेयर प्रीमियम से बांटना है। हाँ, ऑप्शन जरूर है, गुड प्रैक्टिस भी कहा है हमारे कॉर्पोरेट लॉ ने इसको, गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है कि आप यूज कर लो शेयर प्रीमियम को कुछ नोशनल पेमेंट्स के लिए, जैसे एक बोनस इशू आ गया, एक मैं आपको इशू कॉस्ट का भी बताऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक है, शायद नेक्स्ट लेक्चर में बात हो जाए, सही हो गया। तो ये अर्ज है जी, सोल्यूशन देख रहे हो ना बेटा, तो ये कहा करें सोल्यूशन में ऐसा हुआ पड़ा है, ठीक है, इस तरह से जरा मुझे क्लियर हो जाता है कि आप कहां फंसे हुए हैं, ठीक है, वैसे ही 2-4 मिनट वहां आया हो गए, ये बात तो मैं करने आ ही रहा था, ये मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि ये बात हमने करनी है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब कहीं सॉल्यूशंस में आपको, कहीं भी सॉल्यूशंस में, क्वेश्चन बैंक के सवाल में या कहीं पे भी आपको अगर शेयर प्रीमियम डेबिट होता नजर आए बोनस इशू से, तो परेशान नहीं होना ही है, वैसा करना चाहो तो कर भी सकते हो, प्रैक्टिकली लाइफ में जब जाना, जिंदगी में कभी कहीं अकाउंटेंट बनना जाके, तो वहां पे यही करना, ये बेस्ट, ये गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पे मेरा मशवरा है कि अगर ऑप्शन हो तो यही एंट्री पर हो, ताकि ये याद रहती है ना, आसान है, ठीक है, और अगर वो जबरदस्ती का है तो फिर शेयर प्रीमियम को यूज कर लेना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जहां पे ये टेबल बना था वहीं पे और डाल के आपने लिख लिया कि हाँ, कैश डिविडेंड नहीं शेयर प्रीमियम से बांट सकते, ठीक है ना, सिर्फ अभी तक एक चीज हमने देखी है, शेयर प्रीमियम को यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। चलें जी अब आगे। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अपने होमवर्क की तरफ। टाइमथी वाला सवाल तो आपका होमवर्क है ही, क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क हो चुका है, ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। भाई आप सोल्यूशन में अगर शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा तो परेशान तो नहीं होगे ना, हाँ, वो हो रहा है, आपका दिल करे तो आप भी कर लो, फिर बिल्कुल सवाल मैच कर जाएगा, यानी कि शेयर प्रीमियम अगर पड़ा हो, बोनस इशू हो, तो पहले उसको यूज कर लो, अगर आपका दिल करता है तो करो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आईकैप ने कहा है कि दोनों एंट्री सही है, बच्चा रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करे तब भी पूरे नंबर देते हैं, बच्चा शेयर प्रीमियम डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट करे तब भी पूरे नंबर देते हैं, लेकिन बच्चा हमारे कहने के बावजूद अगर कहीं कुछ और करेगा तो फिर नंबर नहीं देंगे। सवाल एक्सप्रेसली तो कह सकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 1 होमवर्क, क्वेश्चन बैंक 1 होमवर्क, पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहा मैं। क्वेश्चन बैंक 2 होमवर्क, पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा मैं। पेज नंबर जी बताने लगा हूं, मुझे पता था, आप लोगों को किताब का पता ही नहीं अपनी का, 375 से काम शुरू हुआ।
यानी जिस चैप्टर में चल रहे हैं उसकी तरतीब ही नहीं पता। हर चैप्टर की तरतीब यही है, पहले नोट्स हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर उनके सोल्यूशन, फिर पास पेपर है, फिर उनके सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है, उनके सोल्यूशन, फिर एमसीक्यूज है, उनके सोल्यूशन, और फिर भी एक ग्लॉसरी दी होती है स्टार्ट के अंदर, उसमें भी लिखा होता है। लेकिन नहीं, पेज नंबर बताएं, फीस नहीं लिया आपने जी, 375 सफे पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर ले। मैं पढ़ना भी नहीं पसंद कर रहा, इतने आसान आपको भी लगेंगे। जो लेवल आप सवालों का 3 पिछले सवालों में करके अपना बना के आए हैं ना, इनका वो लेवल। इसमें सिर्फ 2-3 चीजें समझानी है जो जरा डिफरेंट है। बड़े ध्यान से अगले 5-7 मिनट आपने तवज्जो से बात सुननी है, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन 3 को जरा पढ़ते हैं। 3, 4, 5, 6 में मैंने कुछ चीजें पढ़ानी है, खामोश रहेंगे। For the purpose of preparation of statement of change equity for the year ending 31 दिसंबर 17, DL has extracted following information। 3 साल हैं, 2 ऑडिटेड हैं जो गुजर गए और तीसरा जिसमें हम खड़े हैं वो। यहां पर ऐड कर लें 31 दिसंबर 17 की चेन इक्विटी बनानी है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स, क्योंकि सोल्यूशन बनी हुई थी तो मैंने सोल्यूशन को ही सही करा दिया, ठीक है। वरना तो आपको उसूल बता दिया है, जो अगला टॉपिक शुरू करना है IAS 8, उसके अलावा किसी टॉपिक में खुद से कंपैरेटिव नहीं बनाने हैं जब तक कहे ना, ठीक है। तो ये कह दिया ना सवाल, ये देखो, लिखो, लिख के कहो हाँ कह रहा है। क्वेश्चन 3 की रिक्वायरमेंट जाके लिखो इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स, देखो अब कह रहा है। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 17 की भी बनानी है, और 17 का कंपैरेटिव 18 होता है ना, 16 होता है, बताया हुआ है। होश से बैठो, जाग जाओ, उसको जगा दो। 17 का कंपैरेटिव, पिछले भाई को 17 का कंपैरेटिव 16 होता है, अपने से आगे वाले को भी। हाँ बिल्कुल, इसको चांद उठ जाओ यार, जागे हुए हो हैं। वैसे ही जैसे मैं बैठा हूँ तालीम में, कभी कभी मस्जिद में सो जाता हूँ, साथ वाला लाया तुम कि मैं सुन रहे हूँ, वहां से सो रहे हो ना जी। बैठे बैठे सोना भी एक आर्ट है जी। अच्छा जी, अब ये चीजें कुछ गिवन है, ठीक है। सवाल इंशाल्लाह आप कर लेंगे। पढ़ाने वाली चीज क्या है, इसमें भी कोई खास चीज नहीं है, एक चीज सिर्फ यहां से इग्नोर करानी है। डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड, 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई एट 18 पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर राइट इशू एंटाइटलमेंट डेट वाज 18। ये लाइन आपने काटनी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में डालनी है और इसके साथ लिख लेना स्टार लगा के। इस तरह की लाइन जो है ना, वो हम EPS के टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। वहां पे जाके ये कॉन्सेप्ट आना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 बराबर ही है, इसलिए कोई इंप्लीकेशन तो इसकी वैसे ही नहीं है यहां पर, वहां टॉपिक में होगी, ठीक है ना। तो अभी इंशाल्लाह हम IAS 8 शुरू करेंगे इसके बाद, और फिर हम IAS 7 करेंगे। उसके बाद मेरा दिल है NPO और रेशो से पहले पहले हम EPS कर दें। तो इसका मतलब EPS भी इतना दूर नहीं है, 6 को दिन का मेरे हिसाब से IAS 8 है, 7-8 आप लगा देते हैं एज यूजुअल। इसी तरह से 10 को दिन का मेरे हिसाब से कैश फ्लो है, 11, 12, 13 भी आप लगा देते हैं, आपके ऊपर है ना। मेरी तो कैलकुलेशन होती है इतने दिन, उसके बाद हमारा EPS शुरू हो जाएगा। तो EPS के टॉपिक में गालिबन दूसरे दिन हम राइट इशू के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो पढ़ लेंगे, तो ये वाली लाइन पढ़ने के काबिल आप हो जाएंगे। हिसाब लगा लें लेक्चर नंबर का, उसमें जाके इंशाल्लाह ये बात हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल इसको नहीं पढ़ सकते आप। नेक्स्ट, अब बोनस इशू ऑफ 10% और मेजर फाइनल डिविडेंड 50 मिलियन राइट शेयर, इस बार राइट शेयर दे दिए। कोई मसला नहीं होगा, जिस सवाल मसला होगा, जितनी देर की तक डिस्कशन क्लियर नहीं होगी ये आगे नहीं जाएंगे हम, आगे से शुरू नहीं करेंगे अगर आपके ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसको करना कैसे है बता चुका हूं, एंड पे दोबारा बता के भेजूंगा कि आप 2-2, 3-3 करके सवाल बांट लें, क्योंकि आपने अपने टर्म टेस्ट को खराब नहीं करना। सीए करना है, 3 पर्चे उठाए, तीनों पास करने हैं ना बेटा, सिर्फ रिपोर्टिंग पास करके आपने तो सीए तो नहीं कर लेना ना। तो अगर आपका कल टर्म टेस्ट कोई डिफरेंट पेपर का है, कल या परसों है, कल भी है, परसों है, चले पेपर चल रहे हैं, किसी का कल है, किसी का परसों है, किसी ने अभी भी देना है, तो आप लोगों ने सारे पर्चे पास करने हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इस होमवर्क को मैं चेक करने के लिए, कोई है विल है, मतलब उसका पर्चा एक था वो दे लिया, अब एक यही देना है, तो आज ही जाके सारे करें और फिर अपनी रिवीजन शुरू से शुरू कर दे जो क्वेश्चन लिखवाए हुए थे, ठीक है। लेकिन जो बचा वो बांट के करे, ये नहीं कि करना ही नहीं। आज जाके MPL वाला सवाल लाजमी करना है, अच्छा सवाल था, ये रिवीजन होगी क्लास वर्क की, उसके बाद अपने टर्म टेस्ट की तैयारी कर ले। फिर कल 1-2 सवाल इनमें से कर लिए, रिवीजन भी आ गई, क्योंकि ये टॉपिक इंक्लूडेड है और करंट है, ये मुफ्त के नंबर है आपके पर्चे में, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड। द मार्केट प्राइस वाली लाइन ब्रैकेट लगाना, आप काटना मत, मैंने ब्रैकेट लगाई है आपके लिए और लाइन लगाई है अपने लिए, ठीक है। क्या आपको ये मैं कह रहा हूं कि ये मत देखना सवाल करते हुए। और इस सवाल में कोई मसला नहीं, बोनस इशू हुआ है, फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व रिटेन, ओपनिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, IKB किताब के अंदर ये सवाल है, सिर्फ यही वाले, ठीक है, या 2 पास पेपर है, बहुत सिंपल है। हमारा सवाल काफी अच्छा था, ये 2 साल बाद। अच्छा खामोश रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, MK कॉर्पोरेशन, यहां से थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे इसने रिक्वायरमेंट भी क्या कहा है, देखो 31 दिसंबर 18 एंड 19 की चेंज इन इक्विटी बना दो, 2 सालों से खुद ही कह दिया। यकम जनवरी 18 को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, सब ओपनिंग बैलेंसेस है। मेहरबानी करना 1000 में सवाल कर लेना, वरना कहोगे सर 2 घंटे लग गए होमवर्क में, पता लगा जी सिफर ही डालते रहे बस। 1000 में कर लेना, मिलियन में चलो बहुत छोटी हो जाती है ना फिगर, कुछ रह ही नहीं जाती, तो 1000 में कर लेना।
3000 से ज्यादा बड़ी फिगर ना लिखना, टाइम बचा लेना, ये 1000 कॉमन ले लेना इनमें, ठीक है। ओपनिंग आगे जी। On 1st March, company issued right shares for 10 each. Right shares were issued in proportion of 1 right share for every 5. इसका हम क्या करते होते हैं? 1/5 into 100 is equal to 20%. ठीक हो गया? Next, Board of Directors approved interim dividend of rupees 2.25. ये क्या हो गया? What happened? पहली बार ऐसा देखा है कि डिविडेंड कैसे दे दिया उसने जी, 2.25 पर रुपी जी हम डिविडेंड देंगे, पर शेयर, सॉरी। तो पहले परसेंटेज देता था तो हम शेयर कैपिटल के रुपीस पर परसेंटेज लगा लेते, रुपीस पढ़े, रुपीस इंटू परसेंटेज। आज वो क्या कह रहा है, पर शेयर इतना डिविडेंड है, और ये रुपीस वाला कैश ही होता है ना, रुपी लिखो ना, कैश दे रहे हैं हर शेयर को इतने कैश, ठीक, हर शेयर एक वाले को 2.5 रुपए 2.25 रुपए दे रहे हैं। अब अगर यही रुपीस वाला यूज करना है तो फिर 1750 को डिवाइड करोगे 10 से, इसमें शेयर की फेस वैल्यू होती है, ठीक है, 175 मिलियन शेयर्स आएंगे, इनटू रुपीस 2.25 करोगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा मशवरा है इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, ताकि जो तरतीब हमारी चली आ रही है वो खराब ना हो। हम तो हर चीज परसेंटेज, डिविडेंड आया था, बोनस आया था, कैश आया था, राइट इशू आया था, सबको परसेंटेज में किया था ना, तो रुपीस में डिविडेंड गिवन है तो इसको भी परसेंटेज में कर लो, अनलेस के हो ना सके, ठीक है। अब अगर इधर देखो, अगर आपने परसेंटेज लगाई थी तो आपने क्या कहा था, ये 1750 रुपए हैं, इस पे 20%, ठीक है, उसने पर रुपी दे दिया, मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो शेयर कैपिटल भी ही वो लगना है ना, जो परसेंटेज डिविडेंड है वो शेयर कैपिटल पे लगती है, और शेयर कैपिटल में क्या पड़ा होता है, फेस वैल्यू। अगर रुपीस में डिविडेंड दे दे, पर शेयर रुपी इतने रुपए पर शेयर डिविडेंड है, तो शेयर की फेस वैल्यू से उसको डिवाइड करो, उसकी परसेंटेज आ जाएगी, वेरी सिंपल। 2.25 पर शेयर दिया है ना उन्होंने डिविडेंड, इधर देखो रुपीस 2.25 डिविडेंड है, और फेस वैल्यू सवाल में जाकर ढूंढो कितनी है, 10 रुपए, तो डिवाइड बाय रुपीस 10 कर दो फेस वैल्यू से, ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ 22.5, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो ये लिख लो अपने पास, मेरे ख्याल में ये कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सवाल में रुपीस में डिविडेंड दे दे, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्योंकि परसेंटेज हम कंफर्टेबल है इस टॉपिक में। और IAS 8 में आपका बोनस इशू हो, राइट इशू हो, डिविडेंड जो बढ़ रहे हैं, आपका जो भी हो रहा है परसेंटेज पे ले लो, डिविडेंड वगैरह के आप कंफर्टेबल रहते हो, ठीक है ना, सही है। तो अगर रुपीस में पर शेयर में इस तरह से दे दे डिविडेंड, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। तरीका क्या है, जो डिविडेंड की अमाउंट दी है उसको डिवाइड कर लो फेस वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.25 पर शेयर एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। दो डेट्स आ रही हैं, एक 15 फरवरी, एक 21 मार्च। ये गालिबन 31 मार्च था, लेकिन चलो 21 मार्च लिखा गया, खैर ये डेट नहीं लेनी, जनरल एंट्री करनी है आपने 21 मार्च पर, ठीक है बच्चों, तो सही है, बात समझ रहे हो। डायरेक्टर ने अनाउंस किया, एनुअल डिविडेंड अनाउंस करते हैं, वो एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स आके उसे अप्रूव करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, तो रेकमेंड किया उन्होंने 4.25, शेयर होल्डर ने ड्यूली अप्रूव किया, यानी जितना इन्होंने रेकमेंड किया उतना ही अप्रूव हो गया, ठीक है। कितने बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ कम हो गए, ठीक है। पहले ये होता था कि लॉ इकट्ठा होता था, तो ये बात मुझे समझानी नहीं पड़ती, जो 1-2 मिनट अभी लगने हैं इस पे। पहली बार जिंदगी मैंने एक टेबल बनाया, आपके साथ शेयर करता हूँ, कभी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि वो कंपनी लॉ बच्चे पढ़ के आते थे, बात पहले ही पता होती थी, है बहुत आसान बात, बताने लगा हूं, कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो फिर आ जाएगा। फिलहाल ये समझ आ गया कि जिस दिन डायरेक्टर ने अप्रूव किया फाइनल डिविडेंड, रेकमेंड किया है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल अभी नहीं हुआ, उस दिन एंट्री नहीं करनी, एंट्री किस दिन करनी है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल पे। लेकिन अगली बात सुन लो, ये अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स जो होता है ना, ये सिर्फ एनुअल फाइनल डिविडेंड होता है। क्यों, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड, यार चुप कर जाओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें दांत निकालने हैं अभी, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं यार, 6 सवालों में से मसला आ जाना फिर जी। मैं ही कह रहा था कि शेयर होल्डर्स एजीएम एक बार करने आते हैं, एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी दफा होगी एनुअल जो है एक बार होगी। अब फाइनल डिविडेंड रेकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, जिसको शेयर होल्डर्स एजीएम में अप्रूव करते हैं, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं उनके लिए एजीएम कोई नहीं बुलाई जाती, डायरेक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं वही अप्रूव होता है, उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो फिर मतलब इसका ये होगा सिर्फ फाइनल डिविडेंड को अप्रूवल की जरूरत हुआ करेगी, ठीक है। तो वो जरा देखना है 2 सवालों में, जी समझ आ गई ये बात। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी बोनस शेयर्स को अप्रूव किया है 30 जून वाले बैलेंस पर, लेकिन शेयर होल्डर्स के अकाउंट में 31 अगस्त पे जा रहे हैं, तो जिस दिन जा रहे हैं जनरल एंट्री उसी दिन करोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.25 पर शेयर, कर लोगे रुपीस में कन्वर्ट, डिवाइड बाय रुपीस 10, ठीक है, इनटू 100। अब यहां पर से उन्होंने अप्रूव ही कर दिया, इंटरिम है,
अप्रूव ही कर दिया, रिकमेंड करके अप्रूव नहीं कराया शेयर होल्डर से, अप्रूव ही है ये। आगे एनुअल प्रॉफिट्स हैं, फिर डिविडेंड रिकमेंड किया है डायरेक्टर्स ने 5 रुपए और ड्यूली अप्रूव कर दिया शेयर होल्डर्स ने। ये बड़ा मसला है, ये नहीं होगा तो मसला तब आना है। वैसे 5 का रिकमेंड कर रहे हैं, 5 का इन्होंने अप्रूव भी कर दिया, डन, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, 5 पे आए। और आखिरी पॉइंट में रिवैल्यूएशन है, पॉइंट 5। लो जी, एबीसी कॉर्पोरेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ओपनिंग ब्ला ब्ला। ओ न्यू थिंग इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या मतलब? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर नहीं बांट रहे, नए शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे। हमें इससे क्या, हमारी एंट्री आज भी वही रहेगी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है। देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स ऑफ 25 ईच। डायरेक्टर ने 5 मिलियन शेयर्स रेडी पे रखे और बाहर बैठ के आवाज लगा रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, शेयर ले लो, शेयर वाले 25 का एक, 25 का एक। और ये लाइन नीचे आ गई, और ऑल शेयर्स वर बिक्ड। सरप्राइज हो गए हम, क्यों? 7 वाली रेडी वाला 50 का शेयर बेच रहा था, इन्होंने 25 के लगाए, थोड़ी देर में सारे शेयर बिक गए, ठीक है। इन्होंने लगाई थी रेडी 28 को और 31 मार्च तक सारे शेयर्स बिक गए, ठीक है। तो रेडी खाली हो गई, 31 मार्च को आप एंट्री पास करेंगे, वही कैश डेबिट, शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 5 मिलियन शेयर्स भी गिवन है, रुपीस भी गिवन है, 10 रुपए शेयर कैपिटल में, 15 रुपए शेयर प्रीमियम, इतना ही ईजी है ये। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ यहां पे गेम ऑन होने लगी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंडेड 5 रुपए, वेयर एज शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड 4 रुपए। तो डायरेक्टर्स क्या कहेंगे? नहीं नहीं लो, ठूसो 5, लो ले लो 5 ही लो तुम डिविडेंड, ऐसा होगा? डायरेक्टर कहेंगे शुक्र है, हम कह रहे हैं 5 रुपए पर शेयर लो, कहें नहीं 1 रुपया तुम ही रखो, बिजनेस को और बढ़ाओ, हम 4 पे ही राजी हैं। सिचुएशन 1, डायरेक्टर्स रेकमेंडेड 5, शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड 5, तो एंट्री किससे करोगे? 5। 2, शेयर होल्डर्स रेकमेंडेड 5, डायरेक्टर्स रेकमेंडेड 5, शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड 4, तो एंट्री किससे करोगे? 4 से। और एक केस जो अभी शायद सवाल में आ जाए, शायद ना आए, वो है ये, डायरेक्टर्स रिकमेंडेड 5, शेयर होल्डर ने कहा नहीं हमने तो 6 लेने हैं, उन्होंने कहा तुम्हें पता है हालात क्या है कंपनी के, चलो निकलो यहां से, लेने हैं 5 तो लो वरना जाओ। तो डायरेक्टर्स के रिकमेंडेड डिविडेंड से ऊपर अप्रूवल नहीं हो सकता शेयर होल्डर्स का, कम तो कर सकते हैं, ज्यादा नहीं जा सकते। ये तस्वीर बना, ठीक है। उसूल समझ आ गया? ये कंपनी लॉ है, ठीक है, वहीं पे पढ़ना आप उस्ताद से अपने। मेरे मतलब की बात इतनी थी, मैंने बता दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली बात, और कोई बात बची कोई नहीं है, ये 6 के 6 सवाल अब आपके होमवर्क में है, होमवर्क लिख लें। प्रैक्टिस सेट 1, 2 तो हो गया ना, मैंने तो करा दी। प्रैक्टिस सेट 1, क्वेश्चन बैंक 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 में छोटी सी बात देख लो, ये रेडी लगाई, ले लो भाई ले लो, 5 मिलियन शेयर 25 रुपए ईच, लेकिन सिर्फ 75% बिके। तो 31 मार्च पे जो एंट्री करनी है उसके लिए 3.75 मिलियन शेयर लेना। ये चेंज है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये वाली एडजस्टमेंट आपको बहुत परेशान करने जा रही है, लेकिन इसकी डिस्कशन जिस दिन होगी, जिस दिन होमवर्क चेक होगा, कल नहीं, ठीक है ना। मतलब मंडे या यार सब सुकून से बैठा करो, मंडे या ट्यूसडे को जिस दिन होमवर्क चेक करूंगा उस दिन ये एंट्री डिस्कस करूंगा, ओके। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस ऐसे वन ऑफ एंट्री है, ठीक है जी। तो एक बार आखिरी बार होमवर्क सुनते जाओ। आइए स्टेटमेंट करेक्शन ऑफ एरर का टाइम थी, स्टेटमेंट इनिक्विटी में प्रैक्टिस सेट 1, क्वेश्चन बैंक के 1 से 6 और सारे एमसीक्यूज, ऑल एमसीक्यूज लिख लें। इसको चेक करूंगा मैं मंडे को, स्लोली करें। अल्लाह हाफिज।